हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत स्वागत है भाई आप सभी का इस कट्टर जेई एडवांस सीरीज में। और मैं अमिताभ शर्मा आपके लिए लेके आया हूं खूब सारे क्वेश्चन का गट्ठर। गट्ठर समझते हो ना, यानी कि बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आया हूं। एनीवेज, तो भाई आज हमारा पहला लेक्चर रहेगा पीरियोडिक टेबल का, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। नो डाउट इन इट। सीक्वेंस में आपको एक ब्रीफ कर देता हूं कि पहला लेक्चर हमारा पीरियोडिक टेबल का, देन केमिकल बॉन्डिंग, देन कोऑर्डिनेशन, देन सॉल्ट, देन ब्लॉक केमिस्ट्री, और देन उसके बाद वही आपकी मेटलर्जी और हाइड्रोनेट्स कंपाउंड। सारे के सारे चैप्टर वन बाय वन करके हम इसमें डिस्कस करेंगे, जो भी एडवांस के लिए नो डाउट नेट इंपॉर्टेंट है। अब आपको करना क्या है, बस इस सीरीज को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। और घर पे आपको क्या करना है बेटा, घर पे आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस जितना ज्यादा करेंगे बेटा, उतना फायदे में रहेंगे, क्योंकि अब नंबर ऑफ डेज कम रह गए हैं, बहुत ज्यादा समय आपके पास नहीं है, फिर कह रहा हूं। ओके, तो इसलिए आपको करना क्या है बेटा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। काम काम की बातें बता रहा हूं। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बता रहा हूं कि अगर कोई आपसे कहे कि भाई कितने घंटे पढ़ना चाहिए, तो भाई बता देना कि हम तो 9 से 10 घंटे, हद से हद 11 घंटे पढ़ते हैं। ये एक आइडियल सिचुएशन है बेटा, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना बनता है। ठीक है ना, मैं फिर कह रहा हूं, क्योंकि बहुत से लोग इस समय आपको एडवाइस देने वाले बन जाएंगे, 15 घंटे पढ़ो, 16 घंटे पढ़ो। बेटा जितना ज्यादा आप अपने ब्रेन को स्ट्रेस दोगे, नो डाउट इन इट, उतना ज्यादा आप एक एंजाइटी में आ जाओगे, टेंशन में आ जाओगे। और इस समय आपको सबसे ज्यादा जरूरी है कूल माइंड होकर के काम करने की। तो कूल माइंड तभी रहेगा बेटा जब आप स्ट्रेस फ्री वर्क करेंगे, यानी कि स्मार्ट वर्क करेंगे। हार्ड वर्क तो हर कोई करता है, स्मार्ट वर्क जब आप करेंगे तब आपको बहुत अच्छा आउटपुट मिलेगा। दिल दिमाग से ये बात निकाल दीजिए कि सिलेक्शन सिर्फ 16 घंटे पढ़ने वालों का होता है कि 14 घंटे पढ़ने वालों का होता है। सिलेक्शन होता है बेटा जो क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी टाइम देते हैं, सिलेक्शन उनका होता है। ठीक है ना। तो सिलेक्शन तो नो डाउट इन इट किसी भी बच्चे का हो सकता है भाई, मैं ये नहीं कह रहा। लेकिन मैं फिर भी एक बात कहूंगा आपसे, क्या, कि अगर आप अपने आप को फिट रखेंगे, अगर आप अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रखेंगे, एंजाइटी फ्री, स्ट्रेस फ्री रखेंगे, तो बेटा सिलेक्शन के चांसेस, रैंक आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आप जितना ज्यादा इसको स्ट्रेस लेंगे, आप सोचेंगे मैं 14 घंटे पढूं, 16 घंटे पढूं, तो ऑब्वियसली यार आपको अपनी कहीं ना कहीं इस सिचुएशन में आपको अपनी नींद से भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अगर आप इन दिनों डीप स्लीप नहीं लेते हैं, यानी कि कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद अगर आप नहीं ले पाते हैं प्रॉपर, तो बेटा ये आपके लिए बहुत ही घातक रहेगा, बहुत ही खतरनाक हो सकता है। तो इसीलिए आपको अपना मान करके एडवाइस दे रहा हूं कि दिल दिमाग में एक चीज बैठा लें कि 6 से 7 घंटे की मुझे नींद निकालनी है, 10 से 11 घंटे मुझे बहुत अच्छे से क्वालिटी टाइम एक्सपेंड करना है, अच्छे से पढ़ना है। यानी कि जब मैं 10 से 11 घंटे, मेरी ऐसी स्थिति होनी चाहिए कि मैं वहाँ पे सिर्फ फिजिकली नहीं, मेंटली भी मैं वहाँ पे प्रेजेंट हूँ। अगर मैं पढ़ाई के समय दिमागी तौर पर वहाँ पे अपने किताबों के साथ व्यस्त हूँ, बिजी हूँ, तब तो मेरे को आउटपुट मिलेगा। लेकिन 2 मिनट के लिए मान लो कि सिर्फ मैं एक अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा हूँ, कि मुझे किसी ने एडवाइस दी थी कि मुझे 14 घंटे 16 घंटे बैठना चाहिए, और मैं किताब लेके बैठा हुआ हूँ, और मुझे धीरे धीरे शॉर्ट नैप्स आ रहे हैं, कुछ भी हो रहा है। तो बेटा ऐसी चीज अगर ब्रेन में नहीं जा रही है, तो जबरदस्ती सिटिंग देने का कोई फायदा नहीं है। दूसरी बात, बहुत से बच्चे कहते हैं कि सिटिंग कितने आवर्स की होनी चाहिए, तो बेटा सिटिंग मैं आपको बता दूं, बहुत ही क्लियर कर दूं, 2 घंटे लगातार पढ़ने की जरूरत है। उसके बाद कम से कम हाफ एन आवर, 45 मिनट्स, 30 मिनट्स करीब करीब इतना ब्रेक लेना बनता है। देन उसके बाद वापस से पढ़ाई में जुड़ जाइए। तो इस तरीके से अगर आप पूरे दिन में किसी भी तरह से मान करके चलिए कि 10 घंटे 11 घंटे पढ़ाई के लिए निकाल लेते हैं, तो मैं कहता हूं कि बहुत है बेटा, सफिशिएंट है। ठीक है ना, भेड़ चाल मत चलो। सलाह देने वाले मिल जाते हैं भाई, ठीक है, सबका अपना अपना परसेप्शन होता है, मैं मना नहीं करूंगा। मगर मेरा मानना ये है, व्हाट आई फील, कि इंसान तो जो सेलेक्ट होना होता है ना बेटा, जिसमें क्वालिटी होती है, वो नो डाउट इन इट बेटा 8-9 घंटे की स्टडी में भी अपने आप को इस लायक बना लेता है। मैं तो फिर भी आपको 10-11 घंटे आइडियल एक टाइम बता रहा हूँ, जो आप वाकई ही बड़े आराम से, विदाउट एनी बहुत ही आराम से आप दे सकते हैं, विदाउट एनी स्ट्रगल। भाई 16 घंटे के लिए तो मैं मान के चलता हूँ, 14 से 16 घंटे अगर पढ़ना है तो आपको फाइट करनी पड़ेगी, स्ट्रगल करना पड़ेगा, अपनी बॉडी को पेन देना पड़ेगा। ठीक है ना। तो इसीलिए मैं आपको बार बार समझा रहा हूं कि ये वो समय नहीं है जब आप
अपने आप को इस तरह से चैलेंज करें कि मैं 14 घंटे पढ़ के रहूँगा, मैं 16 घंटे पढ़ के रहूँगा, नहीं। ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं आपको स्ट्रेस दे सकती हैं, एंग्ज़ायटी दे सकती हैं, हो सकता है कि आपके हेल्थ इश्यूज़ भी बन जाएँ। तो बेटा आपको इस समय फिट होना बहुत ज़रूरी है। ये ध्यान रखिए कि पूरे करियर का सवाल है। ये आखिरी के 20-25 दिन जो आपके हैं बहुत ही क्रूशियल है बेटा। ये पूरे ज़िंदगी भर के कहीं न कहीं एक करियर को एक नई दिशा दे सकते हैं, नई डायरेक्शन दे सकते हैं। तो इसलिए बहुत ही फिट होकर के, बहुत ही हेल्दी मन से, है ना? अच्छे मन से पढ़ना बहुत ही बेटा ज़रूरी है। अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को बहुत ही सही रखना ज़रूरी है। रात-रात में आप जाग रहे हैं, रात को 10 बजे आप पढ़ने बैठ रहे हैं, सुबह 4 बजे तक आप पढ़ रहे हैं, सुबह 4 बजे आप सो रहे हैं, सुबह की 10 बजे आप उठ रहे हैं, ये सब गलत है। सच्चा अगर कोई सही मायने में बात अगर आपके सामने कोई सच्चाई रखे तो सच्चाई ये है बेटा, सच ये है कि बच्चे को रात को 12 बजे करीब-करीब सो जाना चाहिए या रात को करीब 11 बजे सो जाना चाहिए, सुबह की 4-5 बजे उठ जाना चाहिए। लेकिन मैं मान करके चलता हूँ कि आप 4-5 बजे सपोज़ नहीं उठ सकते, सपोज़, तो भई सबसे बेस्ट है कि रात की 12 बजे सो जाओ और सुबह की 6 बजे उठ जाओ। 6 बजे उठ जाओ, आराम से बढ़िया से अपना फ्रेश-व्रेश हो, अपना ठीक है, थोड़ा-सा अगर वॉक करने की या एक्सरसाइज़ करने की थोड़ी बहुत आदत है तो वो कर लो, 7 बजे पढ़ने बैठ जाओ। 7 बजे से 9 बजे तक आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो, 9 बजे अपना बढ़िया से ब्रेकफ़ास्ट करो, कुछ हल्का-फुल्का खा पी लो ताकि भूख ज़्यादा ना लगे, हल्का-फुल्का खाते रहो। एक साथ पूरा मत खाओ, नहीं तो फिर आलस आएगा। थोड़ा-थोड़ा करके खाते रहो, ठीक है ना? और देन उसके बाद 9 बजे आप उठ गए, अपना ब्रेकफ़ास्ट किया, थोड़ा-सा इधर-उधर घूमे-फिरे, साढ़े 9 पौने 10 तक आप वापस से बैठ गए। 10 से 12 फिर आप मन लगा कर के पढ़ो, फिर वापस से उठो, फिर अपना लंच करो, फिर उसके बाद एक शॉर्ट नैप लो, ठीक है ना? मान लो कि शॉर्ट नैप आपने ले ली, घंटे, डेढ़ घंटे की अच्छी नींद निकाल ली सपोज़। अब आप 3 बजे के आस-पास से वापस से पढ़ने बैठ जाओ और 3 बजे से लेकर के 5-6 बजे तक आप लगातार पढ़ सकते हो। तो 4 घंटे आपने सुबह पढ़ लिया, 2-2 घंटे के ड्यूरेशन में। फिर उसके बाद आपने 3 घंटे 2-3 घंटे अभी पढ़े, कितने हो गए? 7 आवर्स। देन इसके बाद आप क्या कहते हैं 5 बजे, साढ़े 5 बजे आपने पढ़ाई को छोड़ दिया, 7 बजे तक अपना इधर-उधर फ्रेश फ़ील किया, थोड़ा घूमे-फिरे, बातें की, 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक के लिए वापस बैठ जाइए। 7 से 9 अगर आप वापस बैठ गए, 9 बजे उठिए, वापस से उठिए, उस समय क्या कहते हैं अपना डिनर करिए सब, हाँ? और फिर उसके बाद आधा घंटे, पौन घंटे ब्रेक देकर के 10 बजे के आस-पास वापस से बैठ जाइए और 10 से लेकर के साढ़े 11-12 बजे तक आप वापस से पढ़िए। तो आप देख लीजिए करीब-करीब ये आपकी स्टडी 10 से 11 घंटे की हो रही है। तो मेरे हिसाब से एक ये रूटीन आप फ़ॉलो करिए। सिर्फ़ मेरी एक एडवाइस है, अगर पसंद आए तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। हाँ, सिर्फ़ मेरी एक एडवाइस है कि शेड्यूल ऐसा बनाइए जो नेक्स्ट 25 डेज़ आप फ़ॉलो कर सकें। किसी के कहने में मत आइए। मैं तो कहता हूँ मेरे कहने पे भी मत चलिए। आप तो शेड्यूल बस ऐसा बनाइए जो आप नेक्स्ट 25 डेज़, 30 डेज़ जब तक आपका अभी एडवांस नहीं आ रहा है, तब तक आप उस शेड्यूल को फ़ॉलो कर सकें। शेड्यूल ऐसा होना चाहिए। ये नहीं अगर आपको लगता है कि आप दिन के 24 घंटे अगले 30 दिनों तक, 25 दिनों तक लगातार पढ़ सकते हैं, 24 में से 16 घंटे, अगले आप 24-25 दिनों तक लगातार पढ़ सकते हैं। अगर ऐसा पॉसिबल है, मैं कहता हूँ बना लो भाई, मैं क्या करूँ? बना लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत प्रैक्टिकल बात करें बेटा, शायद ऐसा करने से सिर्फ़ हेल्थ इश्यूज़ हाथ में आएँगे और कुछ नहीं। समझे? तो इसलिए कह रहा हूँ, अगर आप 10 से 11 घंटे का एक बढ़िया शेड्यूल बनाते हैं और उसको लंबे समय तक फ़ॉलो कर पाते हैं, तो याद रखेंगे मेरी बात, बहुत फ़ायदा आपको होगा, आगे आपकी जैसी इच्छा, ठीक है ना? मेरी एक एडवाइस देने का मन था, मैंने दे दिया है, बाकी आप भी समझदार हैं, जो आपको बेस्ट लगे, मेरी तरफ से यही एडवाइस थी, फ़ॉलो करना, ना करना, नो डाउट इन इट भाई आपके हाथ में है, आप जैसा चाहें वैसा करिए। लेकिन मैं फिर कहूँगा एक वेल विशर होने के नाते कि बेटा 10 से 11 घंटे की स्टडी बहुत सही होती है, बाकी किसी के कहने में मत आना, ठीक है? चलो, आ जाओ अब थोड़ा-सा एक क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको मैं एक जनरल आइडिया दिए देता हूँ। देखो सिर्फ पीवाईक्यू करने से सब कुछ नहीं होता है। पीवाईक्यू बहुत अच्छी चीज़ है, करना चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं भी करवाऊँगा।
लेकिन आपको वैरायटी वाले क्वेश्चंस भी करने चाहिए। तो बेटा मैं 2 सेगमेंट लाया हूँ, 2 स्टेजेस लाया हूँ। स्टेज 1 जिसमें मैं अपने बीकेक्यूज कराऊंगा, स्टेज 2 जिसमें मैं प्योर पीवाईक्यू कराऊंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम स्टेज 1 शुरू करेंगे बेटा, ठीक है, जिसमें हम सारे वैरायटी वाले क्वेश्चंस को प्रेफर करेंगे और अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस लाया हूँ, सिलेक्टेड क्वेश्चंस लाया हूँ। जब आप पीवाईक्यू लगाएंगे और जब आप बीकेक्यूज देखेंगे तो आपको खुद एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ यार, एडवांस में करीब-करीब इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नंबर 1। नंबर 2, एडवांस में वैसे तो कहीं से कोई फिक्स पैरामीटर नहीं है, कहीं से इतने सारे चैप्टर हैं, कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है। लेकिन फिर भी मैंने ऑब्जर्व किया है कि पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चंस थोड़े से कम आते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, सॉल्ट, ब्लॉक केमिस्ट्री, मेटलर्जी, इनसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि मतलब पीरियोडिक से ना आते हो, पीरियोडिक से भी आते हैं, है ना। टाइम टू टाइम अच्छे-अच्छे क्वेश्चन आए ही आए हैं, ऐसी बात नहीं है कि ना आते हो। लेकिन हाँ, और चैप्टर्स में से नो डाउट इन इट क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। तो इस चैप्टर को भी सीरियसली लेने की जरूरत है बेटा, ठीक है। बहुत ध्यान से और अच्छे से इन क्वेश्चंस को देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ओके, क्वेश्चन है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अच्छा, एक चीज मैं क्लियर कर दूं, मान लीजिए जैसे ये क्वेश्चन स्क्रीन पे आया तो मैं बेटा यहाँ पे साइड में हो जाऊंगा, सामने आपके क्वेश्चन होगा, आप चाहें तो वीडियो को उसी समय पॉज कर लीजिएगा, साथ में स्टॉप वॉच रखिएगा, 1 मिनट का समय उसमें लगा करके रखिएगा। जैसे ही वो क्या कहते हैं क्वेश्चन आए, वीडियो को पॉज करिए, स्टॉप वॉच को ऑन करिए और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए कि एक एक मिनट में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। बात समझ में आ रही है? अगर 1 मिनट से पहले हो जाते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक एक मिनट में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए। पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चन है बेटा, इतने टफ नहीं होते हैं, आसान आसान क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, चाहे मेंस हो चाहे एडवांस हो। ये बात क्लियर है? दूसरी चीज, जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, वीडियो को वापस से शुरू करें, प्ले करें और क्रॉस चेक करें कि मेरा और आपका आंसर मैच किया या नहीं किया, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताना कि हाँ भाई, आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने में से कितने क्वेश्चन। ओके, मान लीजिए कोई क्वेश्चन नहीं आया समझ में, तो थोड़ी देर उसको चालू मतलब थोड़ी देर पॉज करके एक बार देख लीजिए, और नहीं आया क्वेश्चन समझ में, कोई बात नहीं, उसको वापस से प्ले करिए और देख करके आगे बढ़िए। मतलब ज्यादा अननेसेसरी का टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो बेटा ये जरूर ध्यान रखना कि पूछा क्या है। बच्चा अक्सर इसमें गलतियां कर देता है, जैसे हम सिली मिस्टेक बोलते हैं। कभी अगर उसमें करेक्ट लिखा हुआ था तो उसको इनकरेक्ट पढ़ लेता है, इनकरेक्ट लिखा था तो करेक्ट पढ़ लेता है। तो पेपर में जब आप जाएं तो क्वेश्चन को अंडरलाइन जरूर करें कि भाई क्या पूछा है और उसके लिए क्या क्या हिंट दिया गया है। इन दो बातों को हमेशा ध्यान रखें, क्या पूछा है और क्या क्या दिया है। तो जो दिया है उसको कैसे यूज करूं कि वो मुझे चीज मिल जाए जो उसमें पूछी गई है। ये बात समझ में आती है? तो आइए जरा देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। डी ब्लॉक एलिमेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस, पी ब्लॉक एलिमेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस, एस ब्लॉक एलिमेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस एंड क्या कहते हैं सीजियम एफ ब्लॉक फर्स्ट मेंबर। तो भाई अगर इसमें मेरे से पूछा जाए कि क्या चीज इनकरेक्ट है, तो भाई सीधी सी बात है, बी ऑप्शन इसमें बेटा इनकरेक्ट है। रीजन बीइंग, जरा ध्यान से देखिए, डी, और अगर मैं डी ब्लॉक की बात करूं, क्या बात करूं, डी ब्लॉक की बात करूं, तो बेटा इलेक्ट्रॉन 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। तो 0 to 2 कहना सही रहेगा, डी में 1 to 10 कहना सही रहेगा। आप बोलेंगे सर 0 किस में होता है, बेटा याद दिला दूं, पैलेडियम होता है जिसमें 4d10 5s0 होता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो वैलेंस शेल का दिया हुआ है ये सही है। लेकिन वहीं पे अगर मैं एस ब्लॉक की बात करूं तो वो भी सही है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। सीजियम एफ ब्लॉक का फर्स्ट मेंबर है, ये बात भी सही है। लेकिन जरा यहां पे देखिए क्या है, एनपी में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 1 to 6 कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन बेटा एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो है वो 1 और 2, ये गलत है, हमेशा 2 ही रहेंगे। पी ब्लॉक का कोई भी एलिमेंट उठा करके देख लीजिए, उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो पहले का आंसर क्या आता है बेटा हमारा, बॉम्बे। इट इज क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जरा ध्यान से अच्छे से देखिएगा। द एलिमेंट पी क्यू आर, ठीक है ना, ये क्या है, डोबिनियर ट्रेड अपन पढ़ते हैं ना,
वही वाला क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। जरा आप इसके ऑप्शंस देखिएगा तब आपको समझ में आएगा कि आप जो सोच रहे हैं इसका आंसर वैसा नहीं, कुछ डिफरेंट है। कैसे, जरा ध्यान से देखना। 3 एलिमेंट है PQR और डोमिनियर ट्रेड है वही, ओके, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिए गए हैं। और ये कह रहा है कि जो PQR एलिमेंट हैं उनके जो मास हैं वो XYZ हैं। तो बताइए इनमें से बेस्ट चॉइस क्या रहेगी इसको रिप्रेजेंट करने की, ठीक है ना। तो जरा ध्यान से और अच्छे से देखिएगा। ये P Q और ये R 3 एलिमेंट है, हाँ। ये इनके मास है X Y और Z, हाँ। अब बेटा इक्वेशन 1 की अगर मैं बात करूं तो मैं क्या बोलता हूं कि भाई y बराबर क्या हो सकता है, x प्लस z डिवाइड बाय 2। यानी कि मास ऑफ मिडिल एलिमेंट जो होता है, एलिमेंट का जो मास ऑफ मिडिल एलिमेंट जो भी है इसका, वो मास ऑफ मिडिल एलिमेंट बेसिकली अर्थमेटिक मीन होता है मास ऑफ नियरेस्ट 2 एलिमेंट्स। ओके, तो यार ये वाला फॉर्मूला तो यहाँ पे मुझे कहीं दिखाई दे नहीं रहा। आओ इसको जरा और आगे सॉल्व करते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, x प्लस जेड इक्वल टू 2y। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। ये क्या हो गया बेटा, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। हाँ सर ये भी हो गया। अब आगे क्या कहता है, आगे वो ये कहता है कि जिस तरीके से x प्लस वाई प्लस जेड, मैथ्स के स्टूडेंट हो यार, x प्लस वाई प्लस जेड इसको मैं इस तरह से देखूं या मैं इसको x प्लस जेड प्लस वाई इसको मैं इस तरह से देखूं, कैसे भी देखूं, कहने का मतलब है 1 प्लस 2 प्लस 3 करूं या 1 प्लस 3 प्लस 2 करूं, बात तो वही आनी है। हाँ सर बात तो वही आनी है। तो बाय द एंड समरी इज दिस, अगर मैं इसको देखूं तो यहां पे क्या हो रहा है, x प्लस जेड बराबर 2y आ रहा है। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई या नहीं हो गई, हाँ सर हो गई। तो बेटा इक्वेशन नंबर 3 में x प्लस जेड बराबर 2y आ रहा है, तो सिंपल सी बात है कि x प्लस जेड की जगह मैं यहां पे क्या रख दूं, 2y रख दूं। तो ये लो भाई, जैसे ही मैं 2y रखूंगा तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3y होता हुआ नजर आएगा या नहीं आएगा, हाँ सर आएगा। तो बाय द एंड समरी इज दिस, आंसर मुझे साफ दिखाई दे रहा है, क्या, डी ऑप्शन इसका करेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बात अच्छे से क्लियर हो गई। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, होपफुली ये क्वेश्चन आप लोग कर पाए होंगे। नेक्स्ट, ये बहुत ध्यान से देखना, ये थोड़ा सा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन को पढ़ना ध्यान से। एक ऑर्बिटल है जो मैक्सिमम 4 इलेक्ट्रॉन रखता है, इस पे फोकस करने की जरूरत है। क्यों, क्योंकि नॉर्मली कोई भी ऑर्बिटल होता है तो बेटा वो 2 इलेक्ट्रॉन रखता है। ये कह रहा है नहीं साहब, एक ऑर्बिटल है जो 4 इलेक्ट्रॉन रखता है। तो बताओ 8th पीरियड में कितने एलिमेंट्स होंगे। अब पहली बात तो पीरियोडिक टेबल में पीरियड ही 7 होते हैं, ये कह कितने रहा है 8th। और नंबर 1, नंबर सेकंड, एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ही कितने होते हैं 2, और ये कितने कह रहा है 4। तो बेटा ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक सिंपल तरीका है, क्या, अगर मान लीजिए पीरियड इवन है, क्या मतलब, पीरियड नंबर अगर कैसा है बेटा, इवन है, यानी कि मान लीजिए जैसे ये 8th है, 10th होता, ऐसे कोई भी हाइपोथेटिकल पीरियड दिया होता जो इवन नंबर का दिया होता, तो फॉर्मूला ये लगाया जाता, n+2 होल स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 2। लेकिन अगर पीरियड नंबर कैसा है बेटा, ऑड है, तो इन दैट केस ये बात ध्यान रखना, n+1 होल स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 2 लगाया जाएगा। अब आप बोलेंगे सर वो तो सब सही है, मैथ्स लगा दो सर, क्या 2 को ये 4 को कैंसिल कर दो, ये वो फलाना ढिमाका, नहीं। हो क्या रहा है बेटा, जरा ध्यान से सुनना। ये जो आपको यहां पे 2 दिखाई दे रहा है, आई रिपीट, ये जो आपको यहां पे 2 दिखाई दे रहा है, बेसिकली बेटा ये 2 क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल। ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये बात समझ में आ गई। और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं, हाँ सर। तो भाई मेरे यहां पे क्या किया गया है, 4 इलेक्ट्रॉन दिया गया है, क्या दिया गया है 4। तो ये जहां पे आपने 2 लिखा हुआ है वहां पे आप क्या लिख दीजिए 4। तो यहां पे एक बात ध्यान रखने की है, क्या, कि अगर अभी यहां पे 4 ना दिया होता, सपोज, भाई आखिरकार मैंने क्यों मना किया
कि 2 को 4 को कैंसिल मत करो, ये वो लाइक दैट। मैंने ऐसा क्यों बोला? इमेजिन करिए कि यहां पे 4 ना दिया होता, यहां पे क्या किया होता, यहां पे कुछ दिया ही ना होता, तो हम बाय डिफॉल्ट इसको 2 इलेक्ट्रॉन मान करके ही बात करते, क्योंकि एक ऑर्बिटल में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन अब यहां पे मान लीजिए 4 दे दिया, मान लो 3 दे देता, मान लो 5 दे देता, हाइपोथेटिकल है भाई, कुछ भी कर सकता था। तो फिर बेटा वो 2 की जगह, यहां पे हमें इन दोनों जगह 2 की जगह उस वैल्यू को क्या करना पड़ता, मेंशन करना पड़ता, यानी कि इसको हटा करके रिप्लेस करके वो मेंशन करना पड़ता। तो हमेशा ध्यान रखिए, बेसिक फॉर्मूला जो है वो यही है, इसके फॉर्मूले के साथ छेड़खानी ना करें। वैसे भी आपको पता है छेड़खानी करना गलत बात होती है, तो फॉर्मूले के साथ बिल्कुल भी छेड़खानी ना करें। सिर्फ क्या करें, एज पर रिक्वायरमेंट जो वैल्यू 2 दी हुई है उसको रिप्लेस कर दें। अब यहां पे अगर 4 दिया हुआ है, 4 इलेक्ट्रॉन, तो भाई 4 से रिप्लेस कर दें। अभी 3 दिया होता तो 3 से रिप्लेस कर दो। कुछ ना दिया होता तो जो दिया होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन जो दिए होते हैं नॉर्मली जो होते हैं उन्हीं को मान करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते। तो बाय द एंड समरी इज दिस, 8th पीरियड है, यानी कि ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। तो 8 + 2 का होल स्क्वायर यानी कि 100, और 4 इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो यहां पे आपको 4 मेंशन करना पड़ेगा, तो 4 से 4 कैंसिल, यानी कि आंसर हो गया 100। ये बात समझ में आ गई? तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पूछे जा सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस को लगाइए अच्छे से, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैच द कॉलम, एटॉमिक नंबर एक में दिया हुआ है और दूसरे में क्या दिया हुआ है बेटा, पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल दी हुई है, और पूछा गया है कि बताओ भाई कौन कहां का है, ये वो फलाना ढिमाका। तो देखो भाई, आपको एक क्या आनी चाहिए बेटा, एक टेक्निक आनी चाहिए। क्या मतलब सर? देखिए, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दिया जाए तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे करके कोई भी इंसान, कोई भी स्टूडेंट बड़े आराम से हाँ बता सकता है कि वो एलिमेंट किस पीरियड का है, किस ग्रुप का है, किस ब्लॉक का है, बड़े आराम से बता सकता है। लेकिन मैं कहता हूं अगर एटॉमिक नंबर दे दिया जाए और एटॉमिक नंबर देकर करके पूछा जाए बताओ वो किस ब्लॉक का है, किस पीरियड का है, किस ग्रुप का है, तो आपको क्या करना है, पूरी पीरियोडिक टेबल क्या कहते हैं याद रखने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक सिंपल तरीका बता रहा हूं, जरा ध्यान से अच्छे से देखना। दिस इज आरबीसी। आरबीसी बोले तो ट्रिक, रैंक बचाओ कंसेप्ट। अब रैंक बचाओ कंसेप्ट क्या है, आइए जरा ध्यान से देखिए। बेटा ये फर्स्ट ए ग्रुप होता है, हाँ। एस ब्लॉक का फर्स्ट ए ग्रुप होता है, हाँ सर होता है। बेटा ये सामने 0 ग्रुप होता है पी ब्लॉक का, हाँ सर बिल्कुल होता है। ठीक है, यहां पे क्या लिखते हैं भाई हम, यहां पे हम पीरियड लिखे देते हैं। क्या लिखे देते हैं? पीरियड। ठीक है, चलो यहां पे लिखे देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां पे लिखे देते हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान से अच्छे से सुनना जो बता रहा हूं, ठीक है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। अब जरा ध्यान से अच्छे से सुनना क्या हो रहा है। यहां पे पहले हम फर्स्ट ए ग्रुप में आने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक नंबर लिखेंगे। सब मुझे शुरुआत के तो एटॉमिक नंबर याद है, सब बात के नहीं है। अब मैं क्या करूं बेटा, कुछ नहीं, सिंपल सा है, मैजिक नंबर लिख लो, 2 8 8 18 18 32। सर इसको कैसे यूज करूं, आओ मैं बताता हूं। ये हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, हाँ, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, हाँ सर होता है। तो 1 + 2 कितना होता है सर? 3 होता है। तो ये बेटा कौन होगा? लिथियम। फिर कौन आता है? सोडियम। फिर कौन आता है? पोटेशियम। फिर कौन आता है? रूबिडियम। फिर कौन आता है? सीजियम। फिर कौन आता है? फ्रेंशियम। थोड़ा सा जगह कम पड़ गई है भाई, इसको ऊपर लिखे देते हैं, जगह बच जाएगी हमारे पास। ठीक है, ये लो, ओके। और यहां पे कौन आता है बेटा? फिर वापस एंड में क्या आता है? फ्रेंशियम। अब हाइड्रोजन से लिथियम आए तो 1 + 3 किया, हाँ। अब 3 + 8 कर दो, तो 3 + 8 कितना हो जाएगा? 11। 11 + 8 कर दो, कितना हो जाएगा? 19। 19 + 18 कर दो, आई रिपीट 19 + 18 कर दो, कितना हो जाएगा? 37। 37 + 18 कर दो, कितना हो जाएगा? 55। यस और नो? और 55 प्लस क्या कहते हैं 32 कर दो, कितना हो जाएगा बेटा? 87। तो ये आपने क्या किया? मैजिक नंबर की हेल्प से, आई रिपीट, किसकी हेल्प से बेटा? मैजिक नंबर की हेल्प से आपने इन एलिमेंट्स को क्या किया?
अरेंज कर लिया प्रॉपर विद एटॉमिक नंबर। ये बात अच्छे से समझ में आ गई भाई, सभी को क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान से और अच्छे से देखते हैं, ठीक है? इस तरीके से कुछ लाइंस अपन खींच लें, लाइक दिस। ये चीज ऐसी है ना बेटा, एक बार अगर आपको समझ में आ गई तो मान करके चलो भैया कि फिर कभी दिक्कत आनी नहीं है। दिस इज माई प्रॉमिस, फिर कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं आनी है, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है? ये लो बेटा, ये फर्स्ट पीरियड है, हाँ सर। ये सेकंड पीरियड है, हाँ। ये थर्ड पीरियड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, और ये क्या है लाला सर? सेवेंथ पीरियड है। एग्री? ओके। फर्स्ट पीरियड में, ठीक है, यहां पे हाइड्रोजन से ये शुरू होता है और कहां खत्म होता है सर? सर ये हीलियम पे खत्म होता है। यस आर नो? और हीलियम का एटॉमिक नंबर आप सीधे लिखे देते हैं, कितना होता है सर? 2 होता है। ओके। और 2 वैसे भी आने को तैयार है, क्यों? अरे भाई अगर ये 3 से चालू हो रहा है तो वो 2 से 2 पे खत्म हुआ होगा। जैसे ये 11 से अगर शुरू हो रहा है तो अंडरस्टूड है कि ये 10 पे खत्म हुआ होगा। अगर ये 19 से शुरू हो रहा है तो अंडरस्टूड है कि ये 18 पे खत्म हुआ होगा। अगर ये 37 से शुरू हो रहा है, अंडरस्टूड है कि ये 36 पे खत्म हुआ होगा। अगर ये 55 से स्टार्टिंग हो रही है तो अंडरस्टूड है कि यहाँ पे 54 रहा होगा। अगर ये 87 है तो अंडरस्टूड है कि ये 86 रहा होगा, और लास्ट वाला हमारा 118 होता ही है। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, एक तो फर्स्ट ग्रुप के सारे एटॉमिक नंबर बना लिए, दूसरा मैंने जीरो ग्रुप के सारे एटॉमिक नंबर वहां पे लिख लिए। अब फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स होते हैं सर? 2 एलिमेंट होते हैं, एक एस ब्लॉक का होता है और एक पी ब्लॉक का होता है। मैंने 1+1 लिख दिया, यानी कि एक एस ब्लॉक, दूसरा एक पी ब्लॉक। फिर सेकेंड और थर्ड पीरियड में सर 8 एलिमेंट होते हैं, 2 किसके होते हैं? एस ब्लॉक के, 6 पी ब्लॉक के। 2 एस ब्लॉक, 6 पी ब्लॉक। हाँ सर ऐसे ही होते हैं। आगे फोर्थ फिफ्थ में क्या होता है सर? फोर्थ फिफ्थ में एस और पी के बीच में डी भी आ जाता है, यानी कि 2 10 6, 2 10 6। ये बात समझ में आई? हाँ सर आ गई। अब सर 6 7 में क्या करूं? बीच में 14 भी घुसेड़ दूं, क्योंकि सर एफ ब्लॉक भी तो आता है। नहीं ना मुन्ना ना, मैं बीच में एफ ब्लॉक नहीं ऐड करूंगा। यहां पे भी मैं क्या लिखूंगा? 2 10 6, 2 10 6। सर ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा एफ ब्लॉक की जो जगह है वो नो डाउट इन इट पीरियोडिक टेबल में नीचे की तरफ दी गई है, तो मैं यहां पे ऐसे ही लिखूंगा 2 10 6। यहां पे मैं 2 14 10 6 नहीं लिखूंगा, क्योंकि बेटा ब्लॉक जो मेनली जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें टोटल 18 ग्रुप दिए हुए हैं। 2 10 6 गिन लो, 18 हो रहे हैं, ठीक है ना? ये बात ध्यान रखो, कोई 32 ग्रुप नहीं दिए हुए हैं, 18 ग्रुप दिए हुए हैं, ये बात ध्यान रखिए। तो बाय द एंड समरी इज दिस 2 10 6, 2 10 6। ये बात समझ में आ गई? चलिए अब बात आती है कि मान लो कोई एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, जैसे यहां से ही उठा लो भाई, 52 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 52 दिया हुआ है। जल्दी से देखो कि 52 इनमें से कौन से पीरियड में आ रहा है? सर 37 से 54 के बीच आ रहा है। तो बेटा ये जो 52 दिया हुआ है, आई रिपीट, ये जो 52 दिया हुआ है ये इस सीरीज में आ रहा है। हाँ सर आ रहा है। तो इसको देख करके आपको पता चल जाएगा कि 52 जो है वो फिफ्थ पीरियड का एलिमेंट है। ये बात समझ में आ रही है? इससे आपको पता चल जाएगा। आगे अब आपको गिनना है कि वो किस ब्लॉक में है। आई रिपीट, वो किस ब्लॉक में है, ठीक है ना? एस ब्लॉक में है, पी ब्लॉक में है, डी ब्लॉक में है, कौन से ब्लॉक में है? तो भाई मेरे जरा ध्यान से देखना, शुरू के 2 एस ब्लॉक होते हैं, हाँ सर। अगले 10 डी ब्लॉक होते हैं, हाँ सर। शुरू के 2 एस ब्लॉक होते हैं, अगले 10 डी ब्लॉक होते हैं। उसके भी आगे और चले जाओ तो अगले 6 जो होते हैं वो पी ब्लॉक के होते हैं, हाँ सर होते हैं। तो बेटा मेरे हिसाब से एक बार गिनना शुरू करो, जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना तब तो मुझे पता है तुम झट से अपने आप कर ही लोगे, लेकिन जब तक प्रैक्टिस में नहीं आ जाता तब तक बिल्कुल
यू नो एक बच्चे की तरह चलो, जैसे पहले वो घुटने पे चलता है, फिर धीरे धीरे अपने टांगों पे चलता है, फिर चलता है, फिर दौड़ना शुरू करता है ना। तो धीरे धीरे वैसे ही तुम भी आगे बढ़ो। कैसे, जरा ध्यान से देखना। 37 से 54 है, हाँ सर है। 37, 38, ये 12 सेगमेंट होते हैं ना, इन पे गिनना शुरू करो। 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 12 हो गए। वापस गिनो। 48 के बाद इधर आ जाओ। 49, 50, 51, 52। यस सर, ये 12 एक बार पूरे हो गए और ये 4 और आ गए, यानी कि ये 16 हो गए। 12 और 4 16 हो गए। गिनो ना, 37 से गिनना शुरू करो। 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, देन 49, 50, 51, 52। ये देख लो, 12 और 4 16, यानी कि 16 नंबर जो आ रहा है, मैं कह सकता हूं कि ये 16th नंबर वाला जो है ये इसका ग्रुप है। अब बात आती है, 5th पीरियड है, 16th ग्रुप है, एलिमेंट कौन से ब्लॉक का है? तो बेटा शुरू के 2 एस निकाल दो, हां सा निकाल दिए। अगले 10 डी निकाल दो, हां सा निकाल दिए। अब तक कितने हो गए? सब 12 तो निकाल दिए। अब आखिरी के क्या बचे? सर 6 बचे। ये उन्हीं में तो आ रहा है, शुरू के 2 और ये 10 निकालने के बाद ये नेक्स्ट 6 में ही तो आ रहा है, 4th नंबर पे। जो अगले 6 हैं वो पी ब्लॉक है, हां सर, और ये उन्हीं में तो चौथे नंबर पे आ रहा है, यानी कि ये पी ब्लॉक का 5th पीरियड और 16th ग्रुप है। ये बात समझ में आ गई? तो बाय द एंड समरी इज दिस, इससे हमें ब्लॉक भी पता चल गया कि ये पी ब्लॉक का है। कौन से ब्लॉक का है? पी ब्लॉक का है। तो ये जो ट्रिक होती है बेटा, ये जब आपको प्रैक्टिस में नहीं होती है तो ये आपको एक टाइम टेकिंग प्रोसेस लगता है, लेकिन जब ये ट्रिक आपके दिमाग में बस जाएगी, आपको अच्छे से इस पे कमांड हो जाएगा, आप कर सकोगे, तब आपके लिए ये सारी चीजें बड़ी हलवा हो जाएंगी। बात समझ में आ गई है? मतलब आपको सेकंड्स नहीं लगेंगे, बस आपको एक बार प्रैक्टिस की जरूरत है, और इसके बेसिस पे बड़े आराम से। अब आप बोलेंगे सर इसकी कोई और स्पेशल क्वालिटी कुछ है? तो बेटा एक बहुत शानदार क्वालिटी है। क्या? कि आप इससे एलिमेंट का भी पता लगा सकते हैं कि ये किस एलिमेंट की बात हो रही है। वो कैसे सर? देखिए, पी ब्लॉक में जो 16th ग्रुप है, तो बेटा पी ब्लॉक में जो 16th ग्रुप है वो कौन सा है सर? वो ऑक्सीजन फैमिली है। ओके, तो ऑक्सीजन फैमिली है तो ओ स्टाइल से टी पो। ओके, ये कौन सा है बेटा? ये सेकंड पीरियड है। ये किस में आता है सर? ये थर्ड में आता है। ये किस में आता है बेटा? ये फोर्थ में आता है। ये किस में है? फिफ्थ में है। ये किस में है? सिक्स्थ में है। यहां पे हम जिस पीरियड की बात कर रहे हैं वो कौन सा है? सब 5th पीरियड है, यानी कि हम टेलुरियम की बात कर रहे हैं। 52 कौन है हमारा? टेलुरियम है। तो एलिमेंट का भी पता चल सकता है कि हम किस एलिमेंट की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से सिर्फ आप क्या बता सकते हो? ग्रुप, पीरियड, ब्लॉक, ये सब निकाल सकते हो। इससे आप नो डाउट इन इट क्या कर सकते हो? एलिमेंट को भी फाइंड आउट करने में आपको हेल्प मिल जाती है। तो ये बात मेरे हिसाब से अब आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर मान लो कोई एलिमेंट ऐसा हमें पकड़ा दे जो इस सीरीज में आ रहा हो, फिर कैसे करेंगे? अरे बेटा बहुत सिंपल। कैसे? जस्ट इमेजिन कि अगर मान लो 74 दिया हुआ है, अब बोला गया है, एक एग्जांपल ले रहा हूं, बोला गया है कि 74 एटॉमिक नंबर है और मुझे इसका पीरियड बताओ। बोला गया है मुझे इसका ग्रुप बताओ। बोला गया है मुझे इसका ब्लॉक बताओ। बोला गया है मुझे इसका एलिमेंट बताओ। तो ये सारी चीजें मैं कैसे पता करूंगा? वेरी सिंपल। 74 कहां पे आ रहा है सर? 55 से 86 के बीच में आ रहा है, यानी कि बेटा 6 पीरियड है, सोचने की जरूरत नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, ग्रुप की बात आ रही है। अब जरा ध्यान से देखना, 6 पीरियड कहां से चालू हो रहा है सर? 55 से चालू हो रहा है। तो वेरी सिंपल, 55, 56, 57। अब 57 के बाद याद करो, 58 से लेकर के, आई रिपीट, 58 से लेकर के यहां पे लिखे देता हूं, 58 से लेकर के 71, और ये 7 सीरीज में क्या होता है बेटा? आई रिपीट, 7 सीरीज में क्या होता है? 90 से लेकर के 103। बेटा ये जो होते हैं
ठीक है, ये एलिमेंट एफ ब्लॉक के होते हैं। किसके होते हैं? एफ ब्लॉक के होते हैं। हाँ सर। तो बेटा आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको जंप कर जाना है। क्या मतलब सर? आइए मैं आपको बताऊं क्या मतलब। 55, हाँ 56, हाँ 57, हाँ जंप 72। ध्यान से सुनिए मैंने क्या बोला। 55, 56, 57 जंप 72, 73, 74 पहुंच गए बेटा उसी नंबर पे। 6 नंबर पे आ रहा है, छठे नंबर पे। तो बेटा छठे नंबर पे आ रहा है, यानी कि ग्रुप नंबर क्या हो गया? 6 हो गया। ग्रुप नंबर क्या हो गया? ये भी अपना 6 हो गया। पीरियड तो 6 है ही, ग्रुप नंबर भी अपना क्या हो गया? 6 हो गया। अब बात आती है ब्लॉक की। तो बेटा छठे नंबर पे आ रहा है, शुरू के 2 एस ब्लॉक होते हैं, हाँ। अगले 10 डी ब्लॉक होते हैं, हाँ। और ये उनमें किसमें? चौथे नंबर पे, यानी कि ये डी ब्लॉक हो गया। अब बात आती है एलिमेंट की। तो बेटा 6 ग्रुप में कौन सा एलिमेंट है? आई रिपीट, देखो शुरू के 2 तो एस ब्लॉक हैं, हाँ सर। फिर तीसरे से अपना क्या कहते हैं, तीसरे नंबर से अपना डी ब्लॉक चालू हो रहा है, हाँ। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, यानी कि ये क्रोमियम वाला ग्रुप है। क्रिमिनल मोस्ट वांटेड। अब क्रोमियम कौन से पीरियड में है? सर 4th। अरे हाँ या ना? सॉरी, क्रोमियम, हाँ क्रोमियम कौन से पे है? सब 4th। मॉलिब्डेनम कौन से पे है? सब 5th। और ये कौन से पे है सर? 6th। यस आर नो? क्लियर है मेरे भाई? तो वेरी सिंपल, हम यहां पे किसकी बात कर रहे हैं सर? 6 की बात कर रहे हैं। तो बेटा हम 6 की बात कर रहे हैं, यानी कि हम टंगस्टन की बात कर रहे हैं, यानी कि एलिमेंट क्या हो गया हमारा? टंगस्टन हो गया। तो एक बार वापस से बोले देता हूं, 55, 56, 57 जंप, 72, 73, 74 6 नंबर। 6th नंबर है बेटा। शुरू के 2 एस, अगले 10 डी, यानी कि अगले 10 में आ रहा है चौथे नंबर पे। करेक्ट। तो 2 और 4 6, यानी कि 6 ग्रुप हो गया, 6 पीरियड हो गया। पीरियड कैसे पता चला? कि वो 55 से लेकर के और ठीक है ना 86 के बीच में। ब्लॉक डी ब्लॉक है, ये भी पता चल गया। एलिमेंट कौन सा है? शुरू के 2 निकाल दो, वो तो एस के हैं। फिर यहां तीसरे पे आओ, कहां से शुरू होता है? ऐसा स्कैंडियम से शुरू होता है डी ब्लॉक। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम। अच्छा ये क्रोमियम वाला है, क्रिमिनल मोस्ट वांटेड। अब क्रिमिनल मोस्ट वांटेड में क्रोमियम कौन से पीरियड में आता है? 4th। मॉलिब्डेनम 5th। टंगस्टन किस में आता है? 6th। और हम बात किसकी कर रहे हैं? 6 पीरियड वाले की बात कर रहे हैं, यानी कि एलिमेंट कौन हो गया? टंगस्टन हो गया। तो बेटा ये एक बहुत सिंपल सोबर टेक्निक है, एक आध बार अगर फॉलो करोगे तो इसमें आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ये बात समझ में आ गई? तो बाय द एंड समरी इज दिस, अगर आपसे कोई पूछे कि भाई इसका सही जवाब क्या है, तो मेरे हिसाब से अब आप बड़े आराम से देख लोगे कि जैसे 52 है, क्या है बेटा? 52 है, तो नो डाउट इन इट वो पी ब्लॉक का है, हाँ या ना? 56 जो है क्या है? 56 नो डाउट इन इट वो एस ब्लॉक का है। क्या है? एस ब्लॉक का है। आगे 57, 57 कहां का है बेटा? आई रिपीट 57 डी ब्लॉक का है। और 60 भाई ये 58 से लेकर के और किसके बीच आ रहा है? 72 के बीच आ रहा है। तो 58 से लेके 72 के बीच कोई भी एलिमेंट ये आ जाए, सॉरी 58 से लेके 71 के बीच में कोई भी एलिमेंट आ जाए तो भाई वो एफ ब्लॉक का ही होगा। 90 से लेकर के 103 के बीच में कोई भी आ जाए तो वो क्या कहते हैं? एफ ब्लॉक का ही होगा। तो भाई ये तो 60 आ रहा है, तो ये तो एफ ब्लॉक का होना पक्का है। तो बाय द एंड समरी इज दिस, द करेक्ट ऑप्शन इज क्या होगा बेटा? डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है? इन द 6th पीरियड द ऑर्बिटल्स आर फिल्ड एज। क्वेश्चन दिखने में बड़ा सिंपल है, लेकिन अक्सर इस क्वेश्चन को करने में गलती हो जाती है बच्चों से। तो यह गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। जरा क्वेश्चन को अच्छे से और ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा कैसे होता है, क्या होता है। बेटा ये पीरियड है, हाँ सर। ये एन से इसको अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7। फर्स्ट पीरियड में केवल एस होता है,
देन यहां पे एस और पी एलिमेंट, एस और पी ब्लॉक होते हैं सेकंड पीरियड में, एलिमेंट्स होते हैं। यहां पर भी सेम सिचुएशन होती है। हाँ, फोर्थ पीरियड से डी ब्लॉक की एंट्री होती है और कहां पे होती है, एस और पी के बीच में। फिर यही कहानी फिफ्थ में भी चलती है, सेम सिचुएशन। हाँ, फिर बेटा सिक्स्थ और सेवेंथ में क्या होता है, एस और पी के बीच में डी तो आता ही आता है, एस और डी के बीच में एफ की भी एंट्री हो जाती है। हाँ, और ये कहानी सेवेंथ में भी एज इट इज चलती है। हाँ, अब यहां पे आपको करना कुछ नहीं है, एन की वैल्यू एस और पी के लिए एन ही रखनी है, डी के लिए एन माइनस वन रखनी है और एफ के लिए एन माइनस टू रखनी है। ये बात समझ में आ गई? हाँ सर आ गई। तो अब जरा देखिए, यहां पे ये वन होगा, हाँ, ये टू टू होगा, हाँ, ये थ्री थ्री होगा, हाँ, ये फोर फोर होगा, हाँ, लेकिन डी के लिए एन माइनस वन रखना है तो ये थ्री होगा। इसी तरीके से ये फाइव होगा, हाँ, ये क्या हो जाएगा, फोर। इसी तरह से ये सिक्स होगा, हाँ, ये क्या हो जाएगा, फाइव, और ये क्या हो जाएगा, फोर, क्योंकि एफ के लिए एन माइनस टू रखना है। ये सेवन होंगे दोनों, हाँ, ये क्या रह जाएगा, सिक्स, हाँ, ये क्या रह जाएगा, फाइव। हाँ, अब आपको इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका देखना है। देखिए किस किस में काम आने वाला है। एक तो आप इससे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भर सकते हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नॉर्मल हो चाहे एक्सेप्शन हो, कोई भी हो। तो वेरी सिंपल, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 1s में, फिर 2s में, 2s के बाद 2p में, 2p के बाद 3s में, 3s के बाद 3p में, देन 4s, 3d, 4p, 4p के बाद 5s, देन दिस, इसके बाद यहां, उसके बाद ऐसे ऐसे, फिर कैसे, ऐसे ऐसे, यस आर नो। तो ये एक प्रॉपर सीक्वेंस मिल गया। तो इससे आप बहुत सारी चीजों में फायदा उठा सकते हैं। नंबर वन, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भर सकते हैं। नंबर सेकंड, आप पेनिट्रेशन पावर को भी चेकआउट कर सकते हैं। पेनिट्रेशन पावर का भी यही ऑर्डर होगा, जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती जा रही है, यानी कि न्यूक्लियस से दूरियां बढ़ती जा रही हैं, पेनिट्रेशन पावर कम होती चली जा रही है, तो पेनिट्रेशन पावर का भी यही ऑर्डर होगा। और तो और इस तरह के क्वेश्चंस को भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, क्या बोला उसने, 6 पीरियड में ऑर्बिटल्स को भरने का सीक्वेंस क्या होगा। देख लो भाई, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 6s में आएगा, उसके बाद 4f में जाएगा, फिर 5d में जाएगा, फिर 6p में जाएगा। तो आइए जरा देखे लेते हैं, सबसे पहले कहां है 6s, तो ये तो होगा नहीं। 6s के बाद किस में जाएगा, 4f में, ये सही है, फिर 5d और फिर 6p, यानी कि इसका आंसर क्या होगा बेटा, बॉम्बे होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन, ये पॉइंट जो है बेटा कई तरह से आपको हेल्प कर सकता है। कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक्सेप्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हर जगह ये आपको हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट। बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जेड इफेक्ट में काम आता है बेटा। तो सबसे ज्यादा जो न्यूक्लियस के क्लोज होते हैं वो सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज को क्या करेंगे, शील्ड करेंगे। उससे कम कौन करेगा, जो उससे दूर होगा, और कम और कम। सबसे कम कौन करेगा, जो सबसे दूर होगा। तो बाय द एंड समरी इज दिस, ऑर्डर क्या होगा, एस पी डी एफ। आई रिपीट, क्या होगा बेटा, एस पी डी एफ। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस साइज रेशो इज मैक्सिमम। जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना, साइज रेशो से कैसा पूछा है बेटा, मैक्सिमम पूछा है। अब मैक्सिमम कब होगा, जब ए बी के कंपैरिजन में बहुत ही बड़ा होगा, तभी तो रेशो मैक्सिमम होगा, या ज्यादा होगा तभी तो रेशो मैक्सिमम होगा। तो भाई मेरे वो बेस्ट आंसर जो आ रहा है, होपफुली आपने भी इतनी देर में वीडियो पॉज करके निकाल लिया होगा आंसर। आंसर आ रहा है बेटा H माइनस बाई एच। क्यों, देखिए अगर मैं F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस की बात करूं, बात समझ में आ रही है, तो ऑर्डर ये होता है। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि I माइनस, एंड होपफुली आपको ये बात पता भी होगी, आई थिंक, I माइनस, H माइनस, Br माइनस, Cl माइनस और F माइनस, यानी कि H माइनस को इंक्लूड करने पे, आई रिपीट H माइनस को इंक्लूड करने पर, ये जो साइज है भाई, या यूं कहिए जो ऑर्डर है
कितना खतरनाक ढंग से चेंज हो जाता है। हमें लगता है H माइनस बहुत छोटा मोटा सा होगा, नहीं भाई, H माइनस बहुत ही बड़ा है। बात समझ में आ रही है? तो बेस्ट आंसर जो इसमें आ रहा है वो H माइनस का आ रहा है। रीजन बीइंग कि भाई नो डाउट इन इट, एक H जो है वो स्मॉलेस्ट एटम है। आई रिपीट, बहुत से बच्चे कहेंगे सर ऐसे तो फिर I माइनस भी आंसर होना चाहिए था, बी ऑप्शन भी सही हो सकता था। तो वही मैं जवाब दे रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना। H बहुत ही छोटा एटम है, अगर उसको Cl और I से और F से अगर मैं कंपेयर करूं तो भाई H जो है वो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इन सबसे बहुत छोटा है H। लेकिन चार्ज आने पर, क्या आने पर, चार्ज आने पर बेटा वो F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस से क्या हो जाता है, बहुत ही बड़ा हो जाता है। तो कहने का मतलब है जो डिफरेंस आ रहा है, अब यहां पे बात आ रही है डिफरेंस की, जो डिफरेंस आ रहा है बेटा, वो डिफरेंस सबसे ज्यादा हमें H माइनस और H में दिखाई देता है एस कंपेयर टू I माइनस और I से। भाई I इतना था, निगेटिव आने पे इतना हो गया, लेकिन H इतना सा था, H इतना सा था और H माइनस होने पे वो इतना हो गया। तो डिफरेंस जो आ रहा है ना, वो सबसे ज्यादा डिफरेंस, सिग्निफिकेंट जो डिफरेंस आ रहा है वो इसमें आ रहा है। तो द बेस्ट ऑप्शन इज दिस। ये बात समझ में आ गई? तो आंसर हमारा क्या हो गया भाई, सी ऑप्शन। अब बात आती है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्पीशीज हैविंग नियरली सेम एटॉमिक साइज। तो बेटा ये क्वेश्चन जो है इसमें तीन ऑप्शन दिए हैं, ए बी सी डी, ये तीन ऑप्शन दिए हुए हैं ए बी सी। इनको जरा ध्यान से समझने की जरूरत है। हमने पढ़ा था कि फर्स्ट से सेकंड जाते हैं और सेकंड से कहां आते हैं बेटा, थर्ड। किसकी बात हो रही है, ट्रांजिशन सीरीज की। तो फर्स्ट से सेकंड जाने पे साइज क्या होता है, बढ़ता है, लेकिन सेकंड से थर्ड आने पे साइज क्या होता है, ऑलमोस्ट सेम रहता है, ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। ओके, तो बेटा याद करो, टाइटेनियम टी जरा हाफ, कुछ याद आया, निमोनिक्स अपन पढ़ते हैं। तो बेटा यहां पे ये फर्स्ट ट्रांजिशन हो गई, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। तो यहां जाने पे तो साइज बढ़ रहा है, लेकिन यहां पे साइज क्या है बेटा, ऑलमोस्ट सेम आ रहा है। तो एक तो ए ऑप्शन हो गया। इसी तरह से एक और होता है, नहीं पढ़ोगे पिटोगे, अरे हाँ या ना। तो बेटा यहां पे तो साइज बढ़ रहा है, लेकिन यहां पे साइज ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो गया। और आपने सुना होगा आयरन, कोबाल्ट और निकेल, ये सब लोग पढ़ाते हैं, सब पता ही होगा कि इन तीनों की जो रेडियस होती है वो बेटा ऑलमोस्ट सेम होती है, कांस्टेंट होती है। तो बेस्ट आंसर हमारा क्या आ गया बेटा, ऑल ऑफ दीज। तो यानी कि इसमें दो कॉन्सेप्ट मतलब देखा जाए तो एक साथ लग रहे हैं। एक तो आयरन कोबाल्ट निकेल वाला लग रहा है, जिनकी रेडियस बीच में कॉमन हो जाती है, क्योंकि वहां पे जेड इफेक्टिव जो है वो बैलेंस हो जाता है, ठीक है ना, सिग्मा से। और एक कॉन्सेप्ट लग रहा है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का, तो जिसमें सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन के जो एलिमेंट्स हैं उनका साइज ऑलमोस्ट सेम होता है। तो दो इसमें कॉन्सेप्ट लग रहे हैं। तो बेस्ट आंसर जो हो गया हमारा वो हो गया ऑल ऑफ दीज। अगला आता है बेटा, बहुत ध्यान से देखना, इन द फॉलोइंग कंपाउंड विच हैज मिनिमम आयनिक रेडियस ऑफ मैग्नीज। अब आप बोलेंगे यार कंपाउंड में मैग्नीज की रेडियस कैसे निकालें, वेरी सिंपल। हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, क्या, कि पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, या यूं कहिए जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा ऑन सेंट्रल एटम, ऑन सेंट्रल एटम, तो वैसे वैसे क्या होगा, साइज में कमी आएगी, साइज में कमी आएगी, क्योंकि बेटा ई बाई पी रेशो कम होता जा रहा है। और ई बाई पी रेशो कम होता जा रहा है तो ऑब्वियसली साइज भी क्या होता जाएगा बेटा, कम होता चला जाएगा। इलेक्ट्रॉन कम होते जा रहे हैं, प्रोटॉन वैसे के वैसे ही बने हुए हैं, तो ई बाई पी रेशो कम होगा, ई बाई पी रेशो कम होगा तो लाला साइज भी क्या होगा, कम होगा। तो बाय द एंड समरी इज दिस। अब जैसे पहले वाले में देखूं तो मैग्नीज यहां पे +3 दिखाई दे रहा है Mn2SO4 होल थ्राइस में, इसमें देखूं तो +2 दिखाई दे रहा है, इसमें देखूं तो +7 दिखाई दे रहा है, इसमें देखूं तो +4 दिखाई दे रहा है। तो बेटा अब आप खुद समझदार हो कि जहां पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा होगा, आई रिपीट, जहां पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा होगा, नो डाउट इन इट, वहां पे साइज सबसे कम होगा। द बेस्ट आंसर इज सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, ये क्वेश्चन देखिए ध्यान से,
आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एलिमेंट एक्स ऐसी ऐसी दी हुई है। अब एक्स यहां पे अलग अलग एलिमेंट से रिएक्ट कर रहा है, कंपाउंड बताइए क्या क्या पॉसिबल होंगे। तो जरा ध्यान से सुनना बेटा, हम जब आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ते हैं तो उसकी कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं। एप्लीकेशंस में हमें सिखाया जाता है क्या, कि अगर मान लीजिए लगातार 5-6 सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी दी हुई है, तो जहां पे चलते चलते अचानक हाई जंप आ जाए, मान लो 1 2 3 4 5 6 ऐसे 5-6 आयनाइजेशन एनर्जी दी हुई है। अब मान लो चलते चलते अचानक हाई जंप आ जाए, किसके बीच, 4 और 5 के बीच में एक बहुत बड़ा गैप आ जाए। कैसा गैप आ जाए, बहुत बड़ा गैप आ जाए। मान लो फोर्थ इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए 75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए, लेकिन मान लो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए 750 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए, यानी कि करीब करीब 10 गुना का जंप आ गया। तो बेटा ध्यान रखना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस शेल में होंगे वो लास्ट लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी के बराबर होंगे। मतलब लास्ट लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी वाली वैल्यू कौन सी है, फोर्थ, ठीक है ना। इसके बाद तो अचानक हाई हो गई सबकी सब, लास्ट लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी कौन सी है, फोर्थ वाली है। तो बेटा वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 4। ये बात समझ में आई। तो अब जरा यहां पे देखो, यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे हो रहा है कि IE1 520 है, लेकिन अचानक IE2 भाई साहब मेजर डिफरेंस आ गया, क्या, 734 का। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर उसके बाद भी तो अच्छा डिफरेंस है। तो बेटा फर्स्ट हाई जंप की बात होती है, किसकी बात होती है, फर्स्ट हाई जंप की बात होती है। तो फर्स्ट हाई जंप IE1 और IE2 के बीच में है, और ये बहुत बड़ा जंप है, यानी कि वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, 1 होंगे। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर 1 होंगे तो इमेजिन करो 2 मिनट के लिए, मान लो कि ये सोडियम है, वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 सोडियम हो सकता है, लिथियम हो सकता है ना, हाइड्रोजन हो सकता है। तो बाय द एंड समरी इज दिस, जिसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन है उसको कंपेयर करो, वो फ्लोरीन के साथ क्या बना सकता है, NaF बना सकता है। वो ऑक्सीजन के साथ क्या बना सकता है, Na2O बना सकता है। अभी हाइड्रोजन होता तो HF बनाता, हाइड्रोजन होता तो H2O बनाता। यस आर नो। अगर वो मान लो 2 मिनट के लिए मान लो नाइट्रोजन के साथ है तो वो Na3N बनाएगा, हाइड्रोजन होता तो अभी हाइड्रोजोइक एसिड बनाता, H3N बनाता। तो यानी कि कहने का मतलब है वो इस तरह के कंपाउंड बना सकता है। तो यहां पे X वो होना चाहिए जिसके पास वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, 1, और 1 वाले इस तरह का कंपाउंड बनाने में कैपेबल है। तो बाय द एंड समरी इज दिस, आंसर इज डी ऑप्शन, क्या होगा लाला, करेक्ट होगा। ये बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, जरा ध्यान से अच्छे से देखिएगा। यहां पे क्या हो रहा है बेटा, यहां पे 4 एलिमेंट दिए हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन और एक नीचे एल्यूमिनियम भी दिया हुआ है। ओके, अब बोला गया है कि भाई सोडियम, मैग्नीशियम और सिलिकॉन की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो इतनी इतनी है। तो बताइए एल्यूमिनियम की कितनी होगी। अब यार ऐसे कैलकुलेशन नहीं है, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। अब जिस बच्चे को अगर इसका ऑर्डर पता है तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा हर जगह, मतलब कॉन्सेप्ट तो लगते ही हैं, थोड़ा सा कॉमन सेंस भी होता है, ठीक है ना। अब वो क्या है जरा ध्यान से देखना, ये सोडियम है, हाँ, ये मैग्नीशियम है, हाँ, ये एल्यूमिनियम है, हाँ, ये सिलिकॉन है, हाँ। सोडियम में से इलेक्ट्रॉन किससे निकलेगा सर, 3s1 से, मैग्नीशियम 3s2, एल्यूमिनियम 3p1, सिलिकॉन 3p2। तो अगर मैं आपसे पूछूं इसका बेस्ट ऑर्डर क्या होगा, तो इसका बेस्ट ऑर्डर होगा कि भाई पहला इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन से सबसे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, फिर मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में फ्लिपिंग हो जाएगी, यानी कि ये कैसा है, फुली फिल्ड है और ये पार्शियली फिल्ड है, तो मैग्नीशियम आएगा, मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम आएगा और एल्यूमिनियम के बाद सोडियम आएगा। तो कहने का मतलब है कि जो एल्यूमिनियम की आयनाइजेशन एनर्जी इसने पूछी है वो सोडियम और मैग्नीशियम के कहीं बीच में होनी चाहिए। अब सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी कितनी है, 496, और आपके मैग्नीशियम की कितनी है, 737। तो कहने का मतलब यह है कि एल्यूमिनियम की आयनाइजेशन एनर्जी 496 से ज्यादा होनी चाहिए और 737 से कम होनी चाहिए। तो ये 496 से ज्यादा है, हाँ, लेकिन 737 से भी ज्यादा है, तो ये नहीं हो सकती। ये 496 से कम है, ये भी नहीं हो सकती। ये 496 से ज्यादा है, हाँ,
और 737 से कम है, हाँ ये हो सकती है। और जरा इसको देख लो, ये भी नहीं हो सकती। तो बेस्ट ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा बेटा, 580 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन में से आंसर ढूंढ करके निकालना पड़ेगा। आई रिपीट, ऑप्शन में से आंसर हमें ढूंढ करके निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एलिमेंट, ठीक है ना, ए देयर इज अ लार्ज एनर्जी डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सिक्स्थ आयनाइजेशन एनर्जी, द एलिमेंट इज मेंबर ऑफ। देखो बच्चों, बड़ा सीधा सा है, हिंट दिया है कि फिफ्थ और सिक्स्थ में बहुत बड़ा गैप है। तो भाई फिर इस हिसाब से वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल कितने होने चाहिए सर, 5 होने चाहिए। अब वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो 5 है, तो सामने जो ग्रुप दिए हुए हैं उस हिसाब से अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन फैमिली में वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन फैमिली में 6 होते हैं, हेलोजन में 7 होते हैं, नोबल गैसेस में 8 होते हैं। तो भाई मेरे बेस्ट ऑप्शन हमारा क्या बन गया, ए ऑप्शन बन गया। मेरे हिसाब से आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अभी जब हम इसके थोड़ी देर बाद पीवाईक्यू देखेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि भाई पीवाईक्यू में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मतलब जिस तरह के मैं जो क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, एग्जैक्ट ऐसे ही क्वेश्चंस पीवाईक्यू में भी आए हुए हैं। बल्कि यूं कहो पीवाईक्यू में तो इससे भी एडवांस में, तो इससे भी कम लेवल पे क्वेश्चन आए। तो पीरियोडिक टेबल में एक अच्छी बात है और एक बुरी बात है। अच्छी बात यह है कि क्वेश्चन इजी आते हैं एडवांस में पीरियोडिक टेबल से। बुरी बात यह है कि कम आते हैं। बात समझ में आ गई? क्योंकि अच्छे आते हैं, मतलब अच्छे हैं, इजी क्वेश्चंस हैं, लेकिन कम आते हैं। तो ये एक ड्रॉबैक है, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन चलिए इस तरह के क्वेश्चंस को प्रॉपर वेटेज दीजिए, क्योंकि भाई क्वेश्चन तो एक एक इंपॉर्टेंट है, एक एक नंबर पे क्या हो जाता है क्या नहीं हो जाता है। ये हमारे 4 डे में जो फर्स्ट शिफ्ट वाले बच्चे थे, ये दुख ये तकलीफ तो वो बहुत अच्छे से जानते हैं, है ना, कि मतलब पेपर भी हार्ड आया और परसेंटाइल जिस हिसाब से उनकी एक्सपेक्टेशन थी वैसी नहीं गई। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इस तरह की प्रॉब्लम्स वैसे एडवांस वाले पेपर्स में तो देखो बेटा कमी आती हैं। हाँ, मेंस में थोड़ा कुछ अलग ही झोल हो जाता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एडवांस वाले पेपर में इस तरह की प्रॉब्लम्स आना अभी तक तो कम ही देखा गया है ना। ह्यूमन एरर्स हैं, कहीं भी हो सकती हैं, लेकिन ऐसा कम देखा गया है। तो थोड़ा सा उन बच्चों को लेकर के बड़ी दुख होता है। कल एक हम लोगों ने ऐसे ही वीडियो भी निकाला था, है ना, रिक्वेस्ट की है कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम है, सपोज आई है और ये जेन्युइन प्रॉब्लम है, तो भाई इसके लिए एनटीए को थोड़ा सोचना बनता है। क्योंकि बच्चों के सिर्फ 1 साल की मेहनत, 2 साल की मेहनत का सवाल नहीं है। आफ्टर ऑल इससे बच्चों का पूरा करियर डिसाइड होता है। तो इसलिए रिक्वेस्ट की है, और आप लोगों की बात को भी पीडब्ल्यू परिवार पूरी तरह से पूरी ताकत के साथ रखेगा भी, है ना। अगर इसके ऊपर देखेंगे, इसको एक बार मतलब एनालिसिस करेंगे कि हाँ ये इशू जेन्युइन है या नहीं है। इन केस अगर ये जेन्युइन है तो नो डाउट इन इट इसको अच्छे से सामने रखेंगे, ताकि बच्चों का अभी भी वक्त है कुछ भला हो सके। ठीक है ना। तो भाई एक एक नंबर का दर्द क्या होता है ये तुम जानते ही हो, तुम्हें मैं क्या बताऊं। ठीक है ना। तो आइए आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर। आई रिपीट, जस्ट अ सेकेंड भाई, पानी पी ले बोलते बोलते लगातार। तो बात आ रही है चूज द करेक्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर। ठीक है, देखते हैं भाई करेक्ट ऑर्डर कौन सा है। सबसे ज्यादा फ्लोरीन होना चाहिए, हाँ, फिर ऑक्सीजन, गलत। ये यहां पे वायलेशन हो रहा है। कैसे भाई, नाइट्रोजन 2p3 होता है और ऑक्सीजन 2p4 होता है, तो ये ऐसा होना चाहिए था ना कि वैसा, तो ये गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं। सबसे आगे क्लोरीन होना चाहिए, फिर फास्फोरस सही है, सल्फर सही है, सिलिकॉन सही है, ये यहां पे गड़बड़ हो गया। मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, ठीक है, ये 3s2 होता है और ये 3p1 होता है, अभी अभी बताया भी था। तो ऑर्डर ऐसा होना चाहिए, ये गलत हो गया। ठीक है, 2 ऑप्शन अच्छे से समझ में आ गए होंगे मेरे हिसाब से, ये 2 ऑप्शन आपको बढ़िया से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं, जरा ध्यान से देखना।
ब्रोमीन सबसे ज्यादा होना चाहिए, हाँ। अब यहाँ पे देखो भाई, ध्यान से देखो, ब्रोमीन हो गया और आपका आर्सेनिक, सेलेनियम, ठीक है। यहां पे गड़बड़ आ रही है गैलियम और कैल्शियम जैसे में। गैलियम का नो डाउट नेट आयनाइजेशन एनर्जी एज कंपेयर टू कैल्शियम से क्या होती है, ज्यादा होती है, तो ये गड़बड़ हो गया। तो बाय द एंड समरी इज दिस, ये हमारा सही बचता है और इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, डी ऑप्शन हो जाएगा। ये क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। विच प्रोसेस कैन प्रोड्यूस मैक्सिमम नंबर ऑफ Fe+2 आयन, ठीक है ना, फ्रॉम आयरन, यानी कि Fe से Fe+2, Fe से Fe+2 बनाना है, ठीक है ना। तो इसके लिए एनर्जी तो चाहिए होगी, हाँ। तो ये एनर्जी हमें इनमें से किस प्रोसेस में सबसे ज्यादा मिलेगी? तो बेटा देखो यार, जब आप n से n माइनस बनाते हो तो भैया एनर्जी मिलती नहीं, उल्टे देनी पड़ जाती है। यानी कि ये प्रोसेस कैसा होता है, एंडो होता है। तो इसको तो रहने ही दो, इससे तो नहीं हो पाएगा। F से जब आप F माइनस बनाते हो, नो डाउट एनर्जी निकलती है। Cl से Cl माइनस बनाते हो, S से S माइनस बनाते हो, नो डाउट नेट सभी प्रोसेस कैसे हैं बेटा, एक्सो हैं, एनर्जी निकलती है। लेकिन आपको भी पता है सबसे ज्यादा एनर्जी Cl से Cl माइनस बनने पे निकलती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये बात समझ में आ गई। तो भाई Cl से Cl माइनस बनने पे जो सबसे ज्यादा एनर्जी निकलेगी वो Fe को Fe+2 में बदलने में सक्सेसफुल होगी। तो बाय द एंड समरी इज दिस, आंसर हमारा इसका क्या आ गया बेटा, सी ऑप्शन हमारा आ गया। ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जरा ध्यान से अच्छे से देख लेना, ठीक है ना। ये वाला जो क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं, इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है ना। इसमें पूछा गया है फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कैसा होता है बेटा, 2p3 होता है, हाँ। इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन, ये क्या होता है, 2p4 होता है, हाँ। ये बात समझ में आ रही है, हाँ। तो यार ये कह रहा है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो है नाइट्रोजन की वो ज्यादा होती है किससे, ऑक्सीजन से। तो यार ये स्टेटमेंट सही होना चाहिए, हाँ है। फिर कह रहा है फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू दैट ऑफ O+, ना 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 ना, सेम नहीं होगा। माना कि ये 2p3 है, माना कि ये भी अब 2p3 है, लेकिन भाई उसके पास Z फैक्ट डोमिनेंट है, तो सेम तो नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ नाइट्रोजन लेस देन दैट ऑफ ऑक्सीजन, गलत, ये भी स्टेटमेंट सही नहीं है बेटा। क्या कहते हैं, सॉरी, फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ नाइट्रोजन इज लेस देन दैट ऑफ ऑक्सीजन, हाँ ये स्टेटमेंट भी सही नहीं है। क्यों, क्योंकि ज्यादा होता है बेटा। अरे भाई नाइट्रोजन का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू किससे, ऑक्सीजन। और आखिरी क्या बचता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन, गलत, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। तो करेक्ट स्टेटमेंट अगर पूछा गया है तो फाइनल आंसर हमारा क्या आ रहा है बेटा, ए ऑप्शन। अब आ रहा है द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बात समझ में आ रही है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो भाई इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करते हैं, जरा ध्यान से अच्छे से सुन लेना। होपफुली क्वेश्चन आपने देख लिया होगा, आई मीन पॉज करके सोच लिया होगा। अब मैं इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। देखो, इधर भी क्लोरीन है, इसमें भी क्लोरीन है, इसमें भी क्लोरीन है, इसमें भी क्लोरीन है, हाँ। तो ये तो हमें पता है कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होती है, क्लोरीन की। तो भाई मेरे इन दोनों को तो उड़ा दो। क्यों, क्योंकि ये तो कभी नहीं हो सकते, क्योंकि क्लोरीन इनमें यहां दिया है, यहां दिया है, ये तो कभी नहीं हो सकता। अब बचता कौन है, आओ, क्लोरीन, एक तो बी ऑप्शन बचता है और एक सी ऑप्शन बचता है, हाँ या ना, हाँ सर। तो जरा ध्यान से देखना, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन में क्या किया गया है, बहुत ध्यान से देखिएगा। यहां पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में, आई रिपीट, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को ज्यादा बताया हुआ है, गलत। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है बेटा, ज्यादा होती है। बात समझ में आ रही है। द बेस्ट चॉइसेस हमारा क्या हो गया, बेस्ट चॉइस हमारी क्या हो गई बेटा, सी ऑप्शन हो गया। ये बात समझ में आ गई, बेस्ट चॉइस हमारी क्या हो गई बेटा, सी ऑप्शन हमारा हो गया। तो ये हमेशा ध्यान रखें, इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं, ये बात हमेशा ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन आता है, विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, आई रिपीट, विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी।
अब बच्चे क्या करते हैं ना, इसमें साइज और ये और वो सब लगा लेते हैं और सोचते हैं कि यार जैसे Cl माइनस है वो साइज में बड़ा है तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी F माइनस से कम होनी चाहिए, ये वो लाइक दैट, ऐसा मतलब साइज को प्रेफरेंस दे देते हैं। ठीक है ना, कोई थोड़ा बहुत बुद्धि बढ़ाता है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को प्रेफरेंस दे लेता है, लेकिन सच्चाई सब तरफ से अलग है। इसका रीजन कुछ और ही है। कैसे, जरा ध्यान से सुनना। अगर ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी की बात की जाए, नो डाउट इन इट, इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। आई रिपीट, इसका क्या ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा? बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब आप बोलेंगे सर वो कैसे? बहुत ध्यान से सुनना, बहुत अच्छे से सुनना, ठीक है। होता क्या है कि एक रूल है, आई रिपीट, क्या है बेटा? एक रूल है। बोला जाता है कि ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए, ठीक है ना, आई रिपीट, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए इक्वल टू होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ए प्लस। और एक रूल कहता है क्या, बहुत ध्यान से सुनना भाई, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ए इक्वल टू होता है आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए माइनस। तो ये दोनों रूल आपको समझने जरूरी हैं। अब आप बोलेंगे सर वो तो ठीक है, इसमें कौन सा रूल लगेगा? तो भाई इसमें ये वाला एक और ये दो, इसमें ये वाला रूल लगेगा। क्या मतलब सर? बहुत ध्यान से सुनना। ये F है, हाँ है। F से अगर मैं F माइनस बना रहा हूं तो ये क्या है सर? ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। और अगर मैं F माइनस से F बना रहा हूं तो ये क्या है सर? ये आयनाइजेशन एनर्जी है। अच्छा, Cl से अगर मैं Cl माइनस बना रहा हूं तो ये क्या है सर? ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। लेकिन अगर मैं Cl माइनस से Cl बना रहा हूं तो ये क्या है सर? ये आयनाइजेशन एनर्जी है। ये बात समझ में आ रही है? हाँ सर समझ में आ रही है। तो जरा ध्यान से सुनिए और समझिए क्या कि बेटा F से F माइनस बनाने के लिए आपको क्या करना है? F से F माइनस अगर आप बनाना चाहते हैं तो आपको X एनर्जी मिलती हुई दिखाई देगी, लेकिन Cl से Cl माइनस बनाना चाहते हैं तो आपको Y एनर्जी मिलती हुई दिखाई देगी। और X और Y में जो रिलेशन है वो क्या है बेटा? Y ग्रेटर देन X है। तो कहने का मतलब है आप सड़क पे जा रहे थे और किसी की आपसे क्या हो गया? पंगा हो गया। आप सड़क पे जा रहे थे और किसी से आपका पंगा हो गया और सामने वाले ने आपके दे ली। तो अब आपका मन क्या करेगा कि कम से कम जितना उसने दिया है उससे ज्यादा लौटाऊं। लेकिन मान लो वो थोड़ा मजबूत है, स्ट्रांग है, तो फिर आपका क्या होगा? थोड़ा सा आप पीछे हट जाओगे, बैकफुट पे आ जाओगे कि यार चलो रहने दो, ये दूसरा मारेगा तो पता नहीं क्या होगा। फिर तभी आपके अंदर का एक इंसान जाग गया, ठीक है ना। आपकी अंतरात्मा ने कहा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, जितना इसने मुझे दिया है उतना तो इसको मैं लौटाऊंगा ही लौटाऊंगा, भले चाहे फिर कुछ भी होता रहे। तो आपने आओ देखा ना ताओ और पूरी ताकत से आपने भी दे लिया। तो कहने का मतलब है जितना उसने दिया उतना आपने उसको वापस लौटा दिया। ये बात समझ में आई? भले चाहे आपने उससे ज्यादा नहीं लौटा पाए, लेकिन जितना उसने आपको दिया उससे ज्यादा आपने उसको लौटा दिया। तो यहां भी वही हो रहा है कि Cl से Cl माइनस बनना है, हाँ बनना है। तो भाई Y एनर्जी मिल रही है, तो जब आप Cl माइनस से Cl बनाओगे तो Y एनर्जी ही आपको देनी भी पड़ेगी। F से F माइनस बनाओगे तो X मिल रही है, लेकिन F माइनस से F बनाओगे तो X देनी भी पड़ेगी। अब आपको पता है X और Y में कौन ज्यादा है? सब Y ज्यादा है। तो अंडरस्टूड है मेरे भाई कि अगर Y ज्यादा है इसका मतलब Cl माइनस से Cl बनाने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी और F माइनस से F बनाने के लिए कम देनी पड़ेगी। तो इसको हम ऐसे कहते हैं कि जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है उसके एनायन की, मेरे वर्ड्स को सुनना, जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है उसके एनायन की आयनाइजेशन भी ज्यादा होगी। जिसकी आयनाइजेशन ज्यादा है उसके कैटायन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज्यादा होगी। तो सर इसका मतलब कल को तो आप बोल दोगे कि सर F प्लस की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो Cl प्लस से ज्यादा होती है, कल को तो आप ऐसे बोल दोगे? हाँ बिल्कुल बोल दूंगा, सही बात है, क्योंकि उसमें ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा।
F plus Cl plus. This is the order of electron affinity, while Cl minus F minus, this is the order of ionization energy. तो दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं क्योंकि दोनों के लिए अपने अपने फॉर्मूले अप्लाई हो रहे हैं। सीधा सा है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। किसी से जितना मिला उसको बदले में उतना लौटा दो, सीधा सा हिसाब। बस इस कॉन्सेप्ट को फोकस करो, किसी से जितना मिला उसको उतना लौटा दिया, खुश। क्लियर है? तो बाय द एंड समरी इज दिस, द बेस्ट आंसर इज, द बेस्ट चॉइस इज कि भाई फ्लोरीन सबसे ज्यादा होगा आयनाइजेशन के मामले में, उससे कम क्लोरीन होगा, फिर Cl माइनस होगा, फिर F माइनस होगा। तो बच्चे यहां पे गलती सबसे ज्यादा कर देते हैं, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट रिलेशनशिप फॉर सोडियम एटम। सोडियम एटम के लिए करेक्ट रिलेशनशिप हमें देखनी है। तो अभी जो मैं आपको यहां पे बता करके आया हूं, आपको कुछ नहीं करना है, बस इसी को उस पर अप्लाई कर देना है। तो भाई यहां पे ये कह रहा है आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम, है ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ सोडियम, गलत 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 गलत। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम, ठीक है ना, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ Na माइनस। तो आपको एक बार क्या करना है, इस ऑर्डर को, ये जो दो रूल मैंने बताए हैं, इस रूल को फॉलो करते हुए इन चारों ऑप्शंस को वॉच करना है। आई रिपीट, इन चारों ऑप्शंस को वॉच करना है और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। एक क्वेश्चन तो भाई, एक दो क्वेश्चन तो आपकी तरफ से भी करना बनता है। वो भी कब? जब मैंने आपको पूरे बता दिया है, तरीका बता दिया है, सीक्वेंस बता दिया है, तो फिर एक आध क्वेश्चन तो यार देखो आपको भी करना बनता है। तो ये एक आध क्वेश्चन में बीच बीच में ऐसे आपको दूंगा, मैं इसको नंबर डाले देता हूं, HW नंबर 1। तो जब आप 1 का आंसर लिखोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप कौन सा आंसर इन चारों में से देना चाह रहे हो। थोड़ा सा आप भी अपने आप को क्रॉस चेक करो कि आपको कितना समझ में आया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। इनमें से कौन सा प्रोसेस एंडोथर्मिक है, ठीक है ना भाई। Na से Na माइनस बना रहा हूं, Na से Na माइनस बना रहा हूं, ये बात समझ में आ रही है। यानी कि ये एक तरह की क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। आई रिपीट, ये एक तरह की क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। O से O प्लस से O बना रहा हूं, ये भी एक तरह का क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ही प्रोसेस है। O माइनस से O2 माइनस बना रहा हूं, ये भी एक तरह का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला प्रोसेस है। S से S माइनस बना रहा हूं, ये भी एक तरह का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला प्रोसेस है। अब मुद्दा ये है कि भाई इनमें से कौन सा वो प्रोसेस है जो कि क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक है। तो सीधी सी बात है कि जहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, एनर्जी को लगाना पड़ेगा। आई रिपीट, जहां पे मुझे एनर्जी को लगाना पड़ेगा वही प्रोसेस मेरे लिए क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा। तो ऑब्वियसली इसके पीछे एक सिंपल सी थ्योरी क्या कहते हैं, काम करती है। होपफुली वो तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी कि बेटा अगर एक पहले से ही है और दूसरे को लाओगे तो बवाल कटना तय है। इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, कुछ और मत सोच लेना, ठीक है ना। तो एक पहले से ही लाओगे, यानी एक पहले से ही है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पहले से ही है O माइनस, और एक और इलेक्ट्रॉन को लाओगे तो बेटा बवाल कटना तय है। ये बात समझ में आ गई, यानी कि दोनों में आपस में रिपल्शन होना पक्का है। अब आप समझा रहे हो, अरे भाई साथ रह लो, दोनों इलेक्ट्रॉन से कह रहे हो कि अरे भाई साथ रह लो, तो जो आप क्या कहते हैं उनको समझा रहे हो, यानी कि आप एक तरह से एनर्जी दे रहे हो। तो कुल मिलाकर के ये प्रोसेस एक्सो के बजाय कैसा हो जाता है बेटा, एंडो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड। सिंपल, पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, बढ़ेगा। हाँ सर, तो भाई सीधी सी बात है, एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी क्योंकि कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है ना। कोवेलेंट कैरेक्टर वो आप लोगों ने फेजांस रूल पढ़ा ही होगा। तो भाई कोवेलेंट कैरेक्टर अगर बढ़ रहा है यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है, ठीक है ना। आयनिक कैरेक्टर बढ़ रहा होता तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती। तो भाई इसमें सबसे ज्यादा देख लो, जैसे ये +6 है, ये +5 है, ये +7 है और ये +3 है। द बेस्ट आंसर इज Cl2O7 है। ये बात समझ में आ गई। आगे ये दिया हुआ है हाइड्रोजन X और ऑक्सीजन, इनकी EN इतनी दी हुई है, ठीक है ना, रिस्पेक्टिवली। कमेंट ऑन द नेचर ऑफ द कंपाउंड HOX। देखो यार इसके लिए बड़ा सीधा सा कॉन्सेप्ट है
क्या कि हाइड्रोजन की जो ईएन होती है वो 2.1 होती है। अच्छा, अब जोड़ जो है वो हमेशा अपने से कमजोर पे चलता है बेटा, अपने से बड़े पे जोड़ चलाना पॉसिबल नहीं है, हमेशा किस पे चलता है, अपने से कमजोर पे चलता है। तो यहां पे ये H है, ये O है और ये X है। H की ईएन कितनी बता रहा है, 2.2 बता रहा है यहां पर, ओके। और हाइड्रोजन की सॉरी X की ईएन कितनी बता रहा है, 3 बता रहा है। और ऑक्सीजन की ईएन कितनी बता रहा है, 3.5 बता रहा है। अब इससे पहले कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो, मैं साफ कह दूं, वैल्यू वहां पे 2.2 लिखी हुई है, लेकिन बुक्स में भी ज्यादातर अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन की ईएन 2.1 दी हुई है, उससे 0.01 से कोई बहुत बड़ा पाप नहीं हो जाएगा 0.1 से, इससे परेशान ना होना। अब बात आती है कि ये हाइड्रोजन है, हाँ, ये O है, ये X है, हाँ, तो जोड़ किस पे चलेगा, अपने से कमजोर पे चलेगा। अब ऑक्सीजन तो दोनों से स्ट्रांग है, H से भी स्ट्रांग है, X से भी स्ट्रांग है, दोनों से स्ट्रांग है। तो ऑक्सीजन तो दोनों से इलेक्ट्रॉन ले सकता है, H से भी और X से भी, लेकिन मुद्दा ये किससे आसानी से ले लेगा, नो डाउट इन इट, जो सबसे ज्यादा कमजोर है। यानी कि ये बॉन्ड कहां से टूटेगा, यहां से टूटेगा। जब ये बॉन्ड यहां से टूटेगा तो क्या होगा, XO माइनस बनेगा और H प्लस बनेगा। और अगर एक्वस मीडियम में H प्लस बनेगा तो कंपाउंड कैसा होगा, एसिडिक होगा। वेरी सिंपल। तो बाय द एंड समरी इज दिस, द बेस्ट चॉइस इज बॉम्बे। बोले तो ये कैसा होगा बेटा, एसिडिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है बेटा, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ कार्बन इन C2H2, C2H4, C2H6। वेरी सिंपल बेटा, ये sp हाइब्रिडाइजेशन है, ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ओके। तो परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर अगर बढ़ेगा तो नो डाउट इन इट En भी क्या होगी, बढ़ेगी। ये हम पीरियोडिक में, केमिकल बॉन्डिंग में, सब जगह इस चीज को पढ़ चुके हैं। तो सबसे ज्यादा En जो होती है, नॉर्मल कार्बन की En देखा जाए तो 2.5 समथिंग होती है, इसकी 2.75 समथिंग होती है और इसकी तो 3.25 होती है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का ऑर्डर है C2H2 का सबसे ज्यादा होगा। तो भाई इन दोनों को तो वैसे भी निकाल बाहर करो। अब बचता कौन है हमारे पास, ये ऑप्शन। द बेस्ट चॉइसेस क्या होगी भाई, बी ऑप्शन हमारी बेस्ट चॉइस होगी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। भाई सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है। तो यार ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, ये तो आपको इतना तो पता होना चाहिए कि भाई सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अपना कौन होता है बेटा, फ्लोरीन होता है। कौन होता है, फ्लोरीन होता है। ये क्लियर है, अच्छे से देख लो ध्यान से। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। बात समझ में आ रही है, कौन सा रिलेशन सही है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज ऑन मोलिकन स्केल। तो देखो मोलिकन ने क्या बोला था कि तुम मुझे आयनाइजेशन एनर्जी दे दो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दे दो, मैं तुम्हें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी निकाल करके बता दूंगा। बात समझ में आ रही है, तुम मुझे आयनाइजेशन एनर्जी दो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दो, मैं तुम्हें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी निकाल करके दिखा दूंगा, ठीक है ना। तो बाय द एंड समरी इज दिस। अब इसी को अरेंज करो तो भाई इसमें जो बेस्ट चॉइस अभी जो बनती हुई दिखाई दे रही है वो नो डाउट इन इट क्या बनती हुई दिखाई दे रही है, सी ऑप्शन बेस्ट चॉइस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बात समझ में आ रही है। चलिए आगे, हाउ मेनी एलिमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। इनमें से कौन है जो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। देखो ज़िरकॉन ट्रांजिशन एलिमेंट है, ठीक है ना। कोबाल्ट भी ट्रांजिशन एलिमेंट है, कैडमियम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। बात समझ में आ रही है। तो यहां पे राइट लगा देता हूं ताकि एक कंफ्यूजन ना हो। हाउ मेनी एलिमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। तो कैडमियम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, Hg ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, बाकी तो सब हैं। तो बेटा फाइनल आंसर अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इसका फाइनल आंसर क्या होगा कि जो इसमें ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, तो इसका नो डाउट इन इट आंसर क्या आता हुआ दिखाई देगा बेटा, 2। नेक्स्ट, फाइंड द नंबर ऑफ p ब्लॉक एलिमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग एटॉमिक नंबर गिवन बिलो। बात समझ में आ रही है। अब अपन को क्या करना है, इसमें से फाइंड आउट करना है कि बताओ भाई इनमें से कौन कौन से एलिमेंट हैं, है ना, जो क्या है p ब्लॉक से रिलेटेड है। तो बेटा जैसे एक ऐसे एलिमेंट जब भी आए ना, ऐसे एटॉमिक नंबर जब भी आए, एक साइड में ये लिख लो 58 से लेकर के 71
और 90 से लेकर के 103, तो हो सकता है 2-4 ऑप्शन तो ऐसे ही गायब हो जाएं। तो 83 है, इनमें से कहीं पे आ रहा है, नहीं आ रहा। 79 इनमें से कहीं आ रहा है, नहीं आ रहा। 42 इनमें से कहीं आ रहा है, नहीं आ रहा। 64 आ रहा है। 37 इनमें से कहीं आ रहा है, नहीं आ रहा। 54 इनमें से कहीं आ रहा है, नहीं आ रहा। 34 इनमें से कहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो अब बाय द एंड समरी इज दिस, इस पैटर्न से तो सिर्फ एक ही एलिमेंट है जो दौड़ से बाहर हुआ। बात समझ में आ रही है? दौड़ से बाहर हुआ। तो फिर बाकी कितने बचे हमारे? बाकी फाइनल आंसर जो हमारा आता है वो 3 आता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड बता रहा हूं, किसमें? HW में। ठीक है, आप मुझे ढूंढ करके बताएंगे कि वो 3 एलिमेंट कौन कौन से हैं। मतलब मैंने आपको आंसर बता दिया है कि भाई 3 आंसर इसका आएगा। ठीक है ना, फाइंड द नंबर ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट, कितना आंसर आएगा? 3 आंसर आएगा। ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया है। ओके, अब आपको बताना है कि वो 3 एलिमेंट कौन कौन से हैं। अब आप कहां से बताएंगे? याद करिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले लेक्चर की शुरुआत में आपको एक टेक्निक बताई थी, आरबीसी बोले तो रैंक बचाओ कंसेप्ट दिया था, ट्रिक बताई थी, उसको आप फॉलो करेंगे और उसके बेसिस पे आप मुझे ढूंढ के बताएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। ये एक एप्लीकेशन है आयनाइजेशन एनर्जी की, जो ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करता है कैसे, क्या है, आइए मैं आपको बता दूं। एल्कलाइन अर्थ मेटल ऑलवेज फॉर्म डाई पॉजिटिव आयंस ड्यू टू। तो भाई देखो, सीधी सी बात है, मान लो कोई भी एल्कलाइन अर्थ मेटल है, ठीक है ना, आपने उसको M से M+ बनाया, हाँ, तो क्या बनेगा? IE1 होगा ये, हाँ। फिर आप उसको M+ से M2+ बना रहे हो, तो वो IE2 बनेगा, हाँ। तो IE2 माइनस IE1, ये बात समझ में आई? IE2 माइनस IE1, क्लियर है? ये दोनों जो आयनाइजेशन एनर्जी है, आई रिपीट, ये दोनों जो आयनाइजेशन एनर्जी है, क्लियर है, इनका जो डिफरेंस है, अगर ये मान लो 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या आ रहा है? कम आ रहा है। मान लो इनका जो डिफरेंस है वो क्या है? x है। अगर ये x 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या आ रहा है? ठीक है ना, कम आ रहा है। दोबारा बोले देता हूं, जरा ध्यान से और अच्छे से सुन लेना, ठीक है ना, दोबारा से सुनना। ये I1 I2 है, हाँ, मान लो दोनों का डिफरेंस क्या है? x है, और ये 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या आ रहा है? कम आ रहा है। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? स्टेबल होती है। क्या होती है? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है। लेकिन अगर यही डिफरेंस 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या आ रहा है? x 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या है? ज्यादा है, तो भाई लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है। तो इन दैट केस लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है। ये बात समझ में आती है? तो बाय द एंड समरी इज दिस, x 11 से कम है, हायर, लो अगर 16 से ज्यादा है तो लोअर। तो अब डाई पॉजिटिव अगर कोई बना रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि उसका 16 17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या है, हाँ, सॉरी, अगर कोई बाय द वे मान लो हायर ऑक्सीडेशन डाई पॉजिटिव बना रहा है ना, यानी कि +2 में रहना चाहता है, किस में रहना चाहता है? +1 में नहीं, किस में रहना चाहता है? +2 में। तो 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से उसकी आयनाइजेशन एनर्जी का जो डिफरेंस है वो ज्यादा होना चाहिए। द बेस्ट चॉइस क्या होगी? द बेस्ट चॉइस होगी ये। अब आप बोलोगे सर आप तो 11 और 16 ले रहे हो, ऑप्शन में सर 10 और 17 दिया हुआ है। तो बेटा सीधी सी बात है, बात को समझिएगा, उसने आपको एक्चुअल में प्रेजेंस ऑफ माइंड जानने की कोशिश की है। पैरामीटर तो देखो 11 और 16 ही होता है, लेकिन उसने थोड़ा सा वैल्यूज को बदल करके आपके सामने रख दिया है, थोड़ा सा चीजों को घुमाने के लिए। भाई 11 बोलो 10 बोलो, अगर वो 11 या 10 से कम बता रहा है तो आंसर तो वही रहेगा। अगर वो 16 के बजाय 17 लेकर के और बोला है कि 17 से ज्यादा है तो आंसर तो वही रहेगा, आंसर में तो चेंज आ नहीं जाएगा। तो फिक्स पैरामीटर तो 11 और 16 के हैं,
उसने समझदारी दिखाई है, उन वैल्यूज को उसने 10 और 17 कर दिया है। पैरामीटर तो 11 और 16 के हैं, उसने समझदारी दिखाई है उनको 10 और 17 करने की। तो फाइनली आप कह सकते हैं 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जो है IE1 और IE2 क्या है, कम है। तो अगर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी, दैट्स व्हाई डाई पॉजिटिव आयंस मोर स्टेबल। अब यहाँ पे एक अच्छा क्वेश्चन है, बेसिकली मैं आपको बता दूं मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस कम ही आते हैं, ठीक है ना, एडवांस में, इसीलिए पीरियोडिक टेबल में से क्वेश्चन भी कम आते हैं। रीजन बीइंग क्योंकि पीरियोडिक टेबल में ज्यादातर क्वेश्चन क्या है, मेमोरी बेस है, और एडवांस में मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन कम आते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, ये बात ध्यान रखना। तो अगर पीरियोडिक टेबल में से क्वेश्चन आते हैं तो ज्यादातर वो कैसे आ सकते हैं, ज्यादातर वो क्वेश्चन कुछ इस तरह के आ सकते हैं, मान लो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है, आयनाइजेशन एनर्जी के ऑर्डर हैं, ऐसे मतलब ट्रिकी क्वेश्चंस आ सकते हैं, ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेकिन हो सकता है ऐसा भी कभी आ जाए। तो आइए जरा इन क्वेश्चन को भी अच्छे से वॉच करे लेते हैं, ठीक है ना, बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना भाई, ठीक है। सबसे पहले हाईएस्ट डेंसिटी पूछी गई है, तो भाई नो डाउट इन इट ऑस्मियम की सबसे ज्यादा होती है, तो पहले का आंसर क्या होगा भाई, क्यू होगा। पहले का आंसर क्या होगा, क्यू होगा। अब दूसरा कहता है कि भाई मेटेलिक कैरेक्टर बताओ, तो मेटेलिक कैरेक्टर बताओ, तो मेटेलिक कैरेक्टर तो लिथियम और मरकरी में देखने को मिलते हैं, तो नो डाउट इन इट प्यार से लिख दो इसका आंसर PR, है ना। लाइटेस्ट मेटल, इन सब में सबसे हल्का मेटल आपको कौन सा दिखाई दे रहा है, तो भाई इन सब में सबसे हल्का मेटल जो मुझे दिखाई दे रहा है, अगर मैं लाइटेस्ट मेटल की बात करूं तो नो डाउट इन इट सबसे हल्का मेटल एक तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है, लिथियम ही दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, लिथियम ही दिखाई दे रहा है। ये बात समझ में आ गई अच्छे से। और उसके बाद अगर मैं लिक्विड मेटल की बात करूं तो नो डाउट इन इट वो लिक्विड एलिमेंट की, सॉरी, लिक्विड जो रूम टेम्परेचर पे पाए जाते हैं, तो एक तो मरकरी हो गया और एक ब्रोमीन हो गया। इसमें एलिमेंट की बात हो रही है, भले चाहे वो मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इसको एक बार मैच कर लेना। तो अभी जो हम देख रहे थे स्टेज 1 वो सारे थे हमारे BKQs, यानी कि ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब आप PYQs देखिए तो आपको लगेगा कि यार BKQs तो इससे ज्यादा ही लेवल पे थे, एक तरह से देखा जाए, या यूं कहिए करीब करीब इसी लेवल के थे, यानी कि इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं या आ चुके हैं। तो आइए जरा इनको भी कर लेते हैं। सबसे पहले वो पूछ रहा है फ्लोरीन एटम हैज अ लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, है ना, देन क्लोरीन एटम। क्या ये स्टेटमेंट सही है, नंबर 1। नंबर 2, additional electron is repaired more efficiently by 3p electrons in chlorine atom than 2p। देखो यार सीधी सी बात है, नेगेटिव में वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जा रही है यानी कि वो कम होती जा रही है। तो बड़ी ट्रिकी लाइन है, लेस नेगेटिव यानी कि वैल्यू कंपैरेटिवली क्या बता रहा है कि लेस नेगेटिव है। अब लेस नेगेटिव है मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसकी क्या है, फ्लोरीन की कम होती है और क्लोरीन की ज्यादा होती है, क्योंकि उसकी नेगेटिव में वैल्यू और भी ज्यादा होती है। बात समझ में आ रही है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट गलत है। क्यों, क्योंकि फ्लोरीन में आने वाला इलेक्ट्रॉन ज्यादा रिपल्शन फील करता है एज कंपेयर टू क्लोरीन, एज कंपेयर टू क्लोरीन। तो बेस्ट आंसर क्या होगा हमारा, C ऑप्शन। आगे द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडियाई, रेडियस का करेक्ट ऑर्डर इसने पूछा है, क्या होगा जरा ध्यान से देख लो भाई। रेडियस का करेक्ट ऑर्डर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और F-, जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ता चला जा रहा है, आई रिपीट, जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है ना, नेगेटिव चार्ज जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे साइज बढ़ेगा। ये बात समझ में आ गई, क्लियर है। और यहां पे तो ऑर्डर परफेक्ट है ही नहीं, कहीं कम कहीं ज्यादा, ओवरऑल यहां पे भी ऑर्डर सही नहीं है, ये भी सही नहीं है। तो बाय द एंड बेस्ट ऑप्शन इज B। नेक्स्ट, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ बोरॉन। भाई बेरिलियम में से इलेक्ट्रॉन निकालना है, किसमें से, बेरिलियम में से, तो ये 2s2 में से निकालना है, और बोरॉन में से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो 2p1 में से निकालना है। तो अब आप समझ जाओ कि इलेक्ट्रॉन को निकालना कहां से आसान है, ऑब्वियसली बोरॉन से निकालना आसान है, ना कि बेरिलियम से। तो वो कह रहा है कि बेरिलियम की हाई होती है किससे, बोरॉन से,
द स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, द सेट रिप्रेजेंटिंग करेक्ट ऑर्डर ऑफ IP1, ठीक है ना, आयनाइजेशन पोटेंशियल का ऑर्डर पूछा है, तो करेक्ट ऑर्डर इसमें क्या होगा जरा ध्यान से अच्छे से देख लीजिए। ठीक है ना, वीडियो को हमेशा पॉज कर लिया करें और उसके बाद इस बारे में सोचा करें कि भाई इसका फाइनल आंसर क्या होगा। तो आइए जरा देखे लेते हैं। करेक्ट ऑर्डर पूछा है, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम। भाई लिथियम की सबसे ज्यादा होती है, उससे कम सोडियम, उससे कम पोटेशियम, ये ऑर्डर गलत है। बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की ज्यादा होती है ना कि कार्बन की, ये ऑर्डर भी गलत है। इधर सिलिकॉन और कार्बन में नो डाउट नेट कार्बन की ज्यादा होगी ना कि सिलिकॉन की, ये ऑर्डर भी गलत हो गया। फिर बचता क्या है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है ना, ऑर्डर ऑफ ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई, आई रिपीट, ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई। बेटा अगर हम देखें तो बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। ठीक है, नीचे जाने पे क्या होता है बेटा, साइज बढ़ता है। हाँ भाई, डाउन द ग्रुप जाने पे साइज क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन यहां पे ड्यू टू डी कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू डी कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू डी कॉन्ट्रैक्शन, बात समझ में आ रही है। तो ड्यू टू डी कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, यहां पर बेटा कहानी कुछ बदल जाती है और गैलियम जो होता है वो एल्यूमिनियम में से छोटा हो जाता है। यानी कि द करेक्ट ऑर्डर इज बोरोन, देन गैलियम, देन एल्यूमिनियम, देन इंडियम और देन थैलियम। ये परफेक्ट ऑर्डर बनता है ड्यू टू डी कॉन्ट्रैक्शन। ये बात समझ में आ गई। तो फाइनल आंसर क्या होगा बेटा, थैलियम, इंडियम, एल्यूमिनियम और गैलियम। यानी कि बी ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 2017 में आया हुआ है एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आपको पता होने चाहिए, अपन लोग ट्रिक्स भी पढ़ के आए हुए हैं, जनाबे अली ने बेका गया पंजाबी सॉन्ग, ये वो फलाना ढिमाका। ठीक है ना, तो ये आपको पता होने चाहिए कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कौन कौन से होते हैं, ये पता होना चाहिए। तो जैसे Cr2O3 है ना, यहां पे मैं लिखे देता हूं। ठीक है ना, ए फॉर अपन लिखे देते हैं एसिडिक एसिड, बी फॉर अपन लिखे देते हैं बेस, और AMP मतलब एम्फोटेरिक। ओके, चलो, तो Cr2O3 कौन होता है बेटा, AMP। CRO कौन होता है, बेस, SNO AMP, PBO AMP। ये बात समझ में आ गई। NO न्यूट्रल होता है, हटाओ इसको, तो ये भी हटाओ, हमें तो सारे के सारे वो ढूंढने हैं, है ना, कौन से ढूंढने हैं, एम्फोटेरिक। ये कौन होता है बेटा, एसिडिक होता है। ये दोनों तो अपन देख ही चुके, ये और ये। इसका बेस्ट आंसर दोनों आ रहे हैं C और D, यानी कि Cr2O3, BeO, SNO, SNO2, ZNO, Al2O3, PbO। यानी कि एम्फोटेरिक के जो आपको बताए गए हों उनको आप फॉलो करिएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ बढ़िया बढ़िया स्पेशल क्वेश्चंस। अगले ट्रेंड पे केमिकल बॉन्डिंग में मुलाकात होगी और उससे नो डाउट है थोड़े नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा रहेंगे। हो सकता है लेक्चर थोड़ा सा लेंदी बन जाए, जितना पीरियोडिक का बनाए उससे हो सकता है थोड़ा ज्यादा बन जाए, लेकिन मैं चाहता हूं कि हर तरह के हम हर एक टॉपिक के एक एक दो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जरूर करेंगे, ताकि सभी टॉपिक्स का आपको एक आइडिया हो कि भाई किस तरह के उसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट टर्न पे, हमारी मुलाकात होगी बहुत ही शानदार क्वेश्चंस के साथ केमिकल बॉन्डिंग में। ओके, तो तैयारी अच्छे से करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।